हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज लेकर आई हूँ क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव की हमारी बुक है अंतरा भाग 1। उसके गद्य खंड का अध्याय है उसकी माँ। ये अध्याय हमारे सामने पांडे बेचन शर्मा जी अर्थात उग्र जी ने रखा है। इसके आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि क्लास 11th में हमारे दो कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। ये दो अलग अलग कोर्सेज हैं और इन दोनों में अलग अलग बुक्स चलती हैं। तो जैसा आज हम इलेक्टिव करा रहे हैं तो इलेक्टिव की हमारी बुक रहती हैं 3, अंतरा भाग 1, अंतराल भाग 1 और एक तीसरी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये एक ऐसी बुक है कि इसके कुछ अध्याय क्लास 11th के हैं और कुछ 12th के हैं। तो जो चैप्टर्स हमारे 11th में आ रहे हैं वो भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो सिर्फ कोर में पढ़ाए जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ इलेक्टिव में पढ़ाए जा रहे हैं और कुछ दोनों में ही पढ़ाए जा रहे हैं कंबाइंड रूप से। तो ये बुक पढ़ाते समय आपके लिए हम पूरी तरीके से क्लियर करेंगे कि क्या चीज़ें कैसी हैं। आज हम जैसे पढ़ रहे हैं अंतरा भाग 1, ये बुक ऐसी है जो हमारी 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो सबसे पहले गद्य खंड है, तो उसका जो आज हम अध्याय पढ़ा रहे हैं वो है उसकी माँ। ये चैप्टर हमारे सामने पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने रखा है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने ये जो है बहुत अच्छी चीज़, जो क्रांतिकारी लोग हुआ करते थे उनके बारे में हमें समझाने की कोशिश करी है कि उनकी जब उसका जो अकेला बच्चा था वो किस तरीके से जो है वो क्रांतिकारी बनता है, अंग्रेज उसे फांसी चढ़ा देते हैं। तो उस माँ का क्या रूप था, कैसे उसने सारी चीज़ें बर्दाश्त करी और कैसे अपने बच्चे को सपोर्ट किया, ये सभी कुछ इस कहानी में हमने देखा और समझा। यानी कि इस कहानी का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके से वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें बताए गए हैं आपको। तो बहुत ध्यान से इनको देखेंगे क्योंकि जब आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो ये आपसे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में पूछे जाएंगे, लेकिन एग्जाम्स में ये नहीं दिया रहता पेपर में, उसमें आपको वर्ड लिमिट दी रहती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है कि क्या क्वेश्चन लघु उत्तरीय है क्या दीर्घ उत्तरीय है, उसी हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। बार बार बोलती हूँ, वर्ड लिमिट्स का बहुत ध्यान रखना है, उसको आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पहला प्रश्न है, लेखक का लाल से क्या संबंध था। हमारे जो लेखक हैं, इस अध्याय के जो लेखक हैं, उनका इस जो कहानी है उसके नायक लाल से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। 7-8 वर्ष पहले ही लाल के पिता का देहांत हो चुका था। वह लेखक की जिम्मेदारी के मुख्य मैनेजर थे। वे कर्मठ व ईमानदार व्यक्ति थे। लाल के पिता लेखक के पास कुछ हजार रुपए के रूप में अपनी जमा राशि छोड़ गए थे, जिससे लाल के परिवार का निर्वाह होता था। लेखक की लाल के परिवार से मानवीय भावनाएं जुड़ी हुई थीं, जिसके कारण लाल लेखक को चाचा जी कहता था। लेखक का लाल से यही संबंध था। तो अब ध्यान रखिए, इसमें कई चीजें आपको समझनी पड़ेंगी क्योंकि क्वेश्चन कई वे से इसमें पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको उसका बेस समझना है। हमारे जो लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा जी अर्थात उग्र जी, वो कौन है? वो एक जमींदार भी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जमींदार के हैसियत से लेखक की जगह ये हो सकता है जमींदार का लाल से क्या संबंध था। तो वो एक जो हमारे लेखक है वो कौन है? जमींदार भी हैं और चाचा भी हैं, किसके? लाल के। क्यों? क्योंकि जो लाल, जो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, उसके पिता जो हैं हमारे लेखक की जिम्मेदारी में काम करते थे एज अ मैनेजर, और चूंकि उनके कुछ पैसे इनके पास रखे हुए थे तो ये इनकी देखभाल इनके परिवार की करते थे, इसलिए जो है लाल इनको चाचा जी भी कहता था। तो यहाँ लेखक को हम 3 नामों से जान सकते हैं, एक तो लेखक, दूसरा चाचा जी और तीसरा है जमींदार जी। तो कहीं किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपसे पूछा किसके बारे में जा रहा है? लेखक के बारे में पूछा जा रहा है, ये आप ध्यान रखना। तो अब आपको संबंध समझ में आ गया कि हमारे जो लेखक हैं वो एक जमींदार हैं और उनकी जिम्मेदारी में एक मैनेजर थे, ये जो कार्यरत थे। उनका देहावसान हुआ तो वो अपना कुछ पैसा हमारे लेखक के पास छोड़ गए।
वो अपने परिवार के निर्वाह के लिए लग गए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका बेटा लाल था। उन पैसे से ही उनका जीवन, उनका निर्वाह होता था। और इसी मानवीय संवेदनाओं के कारण जो है ये हमारे जो लाल, हमारा इस कहानी का नायक है, वो लेखक को चाचा जी कहा करता था। तो ये बेसिक समझना जरूरी है, क्योंकि कहानी आगे अभी और भी मोड़ लेगी। प्रश्न संख्या 2 है, लेखक कार्ड देखकर क्यों घबराया, पुलिस पति ने उसे क्या सलाह दी। अब इस कहानी का मतलब समझिएगा। कार्ड, विजिटिंग कार्ड, ध्यान रखिएगा। लेखक यानी हमारे जमींदार के पास पुलिस पति यानी कि अब ये पुलिस पति क्यों कहा गया, क्योंकि इस कहानी में पुलिस पति ही लिखा है, तो हमने भी क्वेश्चन में पुलिस पति दिया, अर्थात एक पुलिस का अधिकारी आया था। तो पुलिस पति का मतलब आप समझ गए कि पुलिस का ही अधिकारी है। तो उसने अपना एक विजिटिंग कार्ड जो है वो हमारे लेखक के सर्वेंट को दिया, और वो विजिटिंग कार्ड जब हमारे क्या कहते हैं उस नौकर ने हमारे लेखक को दिया, तो वो देखकर घबरा गए, क्योंकि वो खुद एक जमींदार थे और पुलिस उस समय जो चूंकि अंग्रेजी शासन था, तो इसलिए पुलिस को देखकर लोग घबराया करते थे, और यही कारण हुआ कि हमारे लेखक भी घबरा गए थे। लेखक ने मोटर की पोपो सुनकर जब खिड़की से झांका तो सुरमई रंग की फिएट गाड़ी उसे दिखाई दी। उसे लगा कि उसके कोई मित्र पधारे हैं। नौकर ने आगंतुक का कार्ड लेखक को दिया, तो जिस पर पुलिस सुपरिटेंडेंट का नाम छपा था। अब उन्हें लगा कि मेरा कोई फ्रेंड आया है, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वहां पर वो कार्ड, विजिटिंग कार्ड जब देखा तो उसमें उनको लगा कि ये तो अरे उसमें लिखा है पुलिस सुपरिटेंडेंट। वह घबरा गया, क्योंकि लेखक पुलिस कानून कचहरी से डरता था और बिना किसी अपराध किए पुलिस का असमय आना उसे भयभीत कर रहा था। तो पुलिस से डरते थे। उन्होंने लगा कि मैंने तो कोई रूल नहीं तोड़ा, कुछ नहीं किया, क्योंकि उस समय देखिए घबराना पुलिस से क्यों बनता है, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन था। अब अंग्रेजी शासन के दौरान तो अब आप अंग्रेजों की हरकतें जानते ही हो, वो किसी भी चीज के लिए किसी को भी, अब चूंकि एक जमींदार थे इसलिए ये पहले ही घबराते थे, पुलिस से हर हालत में दूर रहना था। तो उन्हें लग रहा था मैंने कुछ किया नहीं तो पुलिस कैसे आ गई, तो इसीलिए वो घबराए हुए थे। पुलिस पति अचानक आने पर लेखक से क्षमा मांगता है। अब चूंकि जमींदार है तो पुलिस को ये डेकोरम बनाकर रखना है, तो वो कहते हैं कि मैं अचानक आया, इसके लिए क्षमा। वह लेखक से लाल से संबंधित सभी जानकारी लेने के पश्चात कहता है कि मैं मित्रता से आपसे निवेदन करता हूं, आप इस परिवार से जरा सावधान और दूर रहें। अब वो ये जानता था, जो पुलिस वाला आया था, उसकी जो लाल है उसके पिता जमींदार जी के यहाँ काम करते थे और सारा इनके यहाँ उठना बैठना आना जाना है, तो उन्होंने लाल के बारे में जानकारी लेना इन्हीं से मुनासिब समझा और उनसे सारी जानकारी ली, और जाते जाते सलाह दे गया कि इस परिवार से दूर रहिए। क्यों? क्योंकि इनका लड़का जो है वो एक क्रांतिकारी है, अगर वो फंसेगा तो आप भी फंसोगे, आगे चल के आपको भी परेशानी आएगी। इसलिए वो सलाह दे गए कि आप कृपया करके इस परिवार से दूर रहिए, नहीं तो आगे कष्ट हो सकता है। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक ने लाल को क्या सलाह दी। अब जब पुलिस सुपरिटेंडेंट आया, सारी बात हुई, तो लेखक ने भी लाल को बुलाया, और तब क्या उनके बीच बातचीत हुई और क्या सलाह दी गई। लाल के बारे में लेखक को जो कुछ पुलिस पति से पता चला था उसकी पुष्टि वह स्वयं लाल से मिलकर करना चाहता था। जो पुलिस सुपरिटेंडेंट आया था उसने ये सारी चीजें सही बताई कि हाँ वो एक क्रांतिकारी है, ये सारे काम है, तो वो उसने पुलिस की बात पे यकीन नहीं किया। भाई लाल उनके ज्यादा नजदीक था, उन्होंने बोला कि चलो हम लाल को बुलाकर ही सारी बात पूछ लेते हैं। लाल के ये शब्द, मैं जरूरत बेजरूरत जिस तिस के आगे उबल अवश्य उठता हूं, देश की दुरावस्था पर उबल उठता हूं, इस पशु हृदय परतंत्र पर। तो उसने जो बात कही, जब उसने सारी बातें जान ली, तो लाल ने सीधे सीधे जो है शायराना अंदाज में कुछ बात कही। इसका मतलब क्या है, मैं जरूरत बेजरूरत जिस तिस के आगे उबल उठता हूं। अर्थात क्या है, जब मैं देखता हूं कि आज के समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद हैं, और उनके लिए मुझे अगर उबलना पड़ता है, अर्थात उग्र होना पड़ता है इस सत्ता के आगे, तो मैं उग्र हो जाता हूं। देश की दुरावस्था पर उबल उठता हूं, यानी कि ये देश अंग्रेजी शासन के अंडर कितना ज्यादा अव्यवस्थित है, यहाँ पर क्या चीजें, कितनी त्रासदी फैली है, ये सब देखकर मैं उबल उठता हूं, अर्थात मैं क्रोधित हो जाता हूं।
इस पशु हृदय परतंत्र पर, अर्थात पशु हृदय परतंत्र कौन है? अंग्रेजी। पशु हृदय किसे बताया? अंग्रेज सरकार को। मैं इस पर उबल उठता हूं, अर्थात मेरे अंदर जो ये गुस्सा है वो इन सभी के कारण है और मैं ये सारी चीजें जो है विद्रोह के माध्यम से उनके सामने प्रकट करता हूं। लाल के क्रांतिकारी विचारों को सुनकर लेखक उसे सलाह देता है। अब ये क्रांतिकारी विचार थे, उसे सीधे बोल दिया था कि मैं इस सारी व्यवस्था की वजह से अंग्रेजी सरकार का विरोध करता हूं और उनके खिलाफ जो है गतिविधियां करता हूं। ये चीज लेखक समझ गए कि भाई ये बहुत ही ज्यादा उग्र है और इसके क्रांतिकारी विचार है। तो सलाह क्या देते हैं कि तुम्हारी इस बकबक से ना तो देश की दुर्दशा दूर होगी ना पराधीनता, अर्थात जो तुम इतना सारा जो बोला ना, जो तुम कर रहे हो, इससे देश की हालत भी नहीं सुधरेगी और ना हमारा देश स्वतंत्र होने वाला है। तुम्हारा काम पढ़ना है, पढ़ो, ठीक है। अब तुम जिस एज में हो वहां पर क्या है, आपके लिए पढ़ाई पहले जरूरी है, तो पढ़ लो। इसके बाद कर्म करना, पहले पढ़ो और फिर कर्म करो, जो भी ये देश तुमसे मांगता है वो तुम करो। परिवार और देश की मर्यादा बचानी होगी। तुम पहले अपने घर का उद्धार तो कर लो, तब सरकार के सुधार का विचार करना। तो उन्होंने बोला कि कहीं पर भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले हम अपने परिवार से या अपने घर से शुरू करते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम अगर कुछ करना चाहते हो आगे, मतलब ऐसा करना, कुछ ऐसा काम करो जिससे हमारे देश में कुछ असर पड़े, तो उसके लिए पहले अपने आप को सुदृढ़ बनाओ, अर्थात पहले पढ़ो लिखो, अपने आप को मजबूत बनाओ और फिर तुम इस कार्य को करना। तो तुम्हारी आवाज में वजन होगा, तुम्हारे कार्य में सोच होगी, तब तुम करोगे। तो सबसे पहले अपने घर का उद्धार करो और फिर देश का उद्धार करना, अर्थात पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनो, फिर उसके बाद इस तरह के गतिविधियों को जारी रखना। प्रश्न संख्या 4 है, लाल और उसके साथियों के क्रांतिकारी विचारों पर प्रकाश डालिए। अब लाल और उसके जो जितने भी मित्र थे उनका क्या सोच था, क्या चीज वो करना चाहते थे, ये सारी बातें पाठ में बताई गई हैं, वो आपको यहाँ पर बतानी है। लाल और उसके साथियों के विचार अंग्रेजी शासन प्रणाली के विरुद्ध थे। अब देखिए, जो वो माहौल था उस समय अंग्रेज सरकार से सभी लोग प्रताड़ित थे, चारों तरफ आंदोलन हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, हर कोई अपने लेवल से उनका विद्रोह करने पर लगा हुआ था। तो यही चीज यहाँ पर लाल और उसके कुछ, क्योंकि अब ये गर्म खून है, युवा वर्ग है, तो जाहिर सी बात है वो विरोध तो उनका लाजमी है। तो यही हुआ, उन्होंने विरोध करना शुरू किया। अब वो क्या क्या कहते थे, उनके क्रांतिकारी व राष्ट्रभक्त विचार निम्नलिखित थे। पुलिस वाले केवल संदेह पर भले आदमियों के बच्चों को कष्ट देते हैं, मारते हैं, सताते हैं, यह अत्याचारी पुलिस की नीचता है। ऐसी नीच शासन प्रणाली को स्वीकार करना अपने धर्म को, कर्म को, परमात्मा को भुलाना है, धीरे धीरे घुलना मिटाना है। तो यहाँ पर उनके कहने का मतलब है कि पुलिस वाले जो हैं वो कुछ संदेह होता है किसी पे भी, जिसने कुछ भी काम नहीं किया हो, कि अगर मान लो इसने कुछ, हाँ उन्हें लगे कि हाँ ये कुछ संदेह वाली बात है, तो वो क्या करते हैं, वो उस व्यक्ति को पकड़ कर ले जाते हैं, सताते हैं, मिटाते हैं, मतलब बहुत तड़पाते हैं। भले वो अच्छा व्यक्ति हो, लेकिन जरा सा अगर शक हुआ तो ले जाकर उसको परेशान करते हैं। तो हमें ऐसी शासन जो है प्रणाली नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करना। अगर हम करते हैं तो ये हम अपने धर्म के साथ, अपनी आत्मा के साथ एक तरीके से नाइंसाफी कर रहे हैं। दूसरा है, यह ब्रिटिश शासन जो हमारी बरबस राजभक्ति बनाए रखने के लिए हमारी छाती पर तोप का मुंह लगाए अड़ा और खड़ा है, इसका नाश हो। उफ, इस देश के लोगों के हिये की आंखें मुंद गई हैं, तभी तो इतने जुल्मों पर भी आदमी आदमी से डरता है। ये लोग शरीर की रक्षा के लिए अपनी अपनी आत्मा की चिता संवारे फिरते हैं। नाश हो इस परतंत्रवाद का। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि ब्रिटिश शासन जो इतना बरबस शासन है दिया है ना, बरबस राजभक्ति को बनाए रखने के लिए वो वो जबरदस्ती हमसे अपने प्रति वफादारी कराना चाहता है, और जबरदस्ती कराने के लिए वो क्या किया है, हमारे सर पे तोप लगा के खड़ा है कि अगर तुम हमारी सरकार की तरफ वफादारी नहीं करोगे तो हम तुमको उड़ा देंगे। अब ये राजभक्ति की भावना ऐसे जबरदस्ती तो आती नहीं है। अंग्रेजी सरकार क्या चाह रही थी कि जबरदस्ती राजभक्ति करते रहो, वो जबरदस्ती इस चीज के लिए पीछे पड़ी थी। तो वही उन्होंने बोला कि तोप का मुंह लगाए अड़ा और खड़ा है, यानी कि जबरदस्ती हमसे अपने लिए वफादारी की उम्मीद कर रही है, इसका नाश हो। इस तरह की शासन प्रणाली को हम स्वीकार नहीं कर सकते, एक दिन इसका नाश होगा।
उफ, देश के लोगों के हिये की आंखें मुंद गई। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, किसी ना किसी रूप में जो है इनके विरुद्ध हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी सरकार के साथ मिलकर, उनके साथ होकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वो क्या कहते हैं, उनके हिये की आंखें अर्थात हृदय की आंखें जो हैं, अर्थात उनके अंदर का जो आत्मा है वो मुंद गई, अर्थात आत्मा मर गई है। हम जिस देश में रहते हैं, जिसकी खाते हैं, हम उसके वफादार ना होकर हम किसी और के वफादार हो रहे हैं। तभी तो इतने जुल्मों पर आदमी आदमी से डरता है। इतनी ज्यादा जुल्म ये भारत सरकार, जो अंग्रेजी सरकार है वो कर रही है, और तब भी इंसान इंसान से डर रहा है। अरे मिलो, साथ मिलो, इसका विरोध करो। लोग ज्ञान न पा सके इसलिए इस सरकार ने हमारे पढ़ने लिखने के साधनों को अज्ञान से भर रखा है तथा अपमानजनक और मनुष्यहीनता नीति मर्दक कानून गढ़े हुए हैं। अब यह अंग्रेजी सरकार जो थी उसने जो है पढ़ाई को पूरी तरीके से क्या कर दिया था, अंग्रेजी में कर दिया था। अब उस समय भारत में हर तबके के लोग तो अंग्रेजी जानते थे, उच्च तबके के लोग अंग्रेजी जानते थे, उनके लिए पढ़ना आसान था। अब उन्होंने जो शिक्षा प्रणाली जो लागू करी थी उसके दौरान क्या हो रहा था, जो आम जनता थी उसके लिए पढ़ना मुश्किल हो रहा था। वही चीज उन्होंने बताया कि लिखने पढ़ने के साधनों को अज्ञान से भर दिया, अर्थात उन्होंने पढ़ाई ऐसी कर दी है कि हम पढ़ ही नहीं पा रहे, पूरी तरीके से अंग्रेजी में कर दी है तो पढ़ना मुश्किल हो रहा है। और तथा अपमानजनक और मनुष्यता रहित नीति मर्दक कानून लगाए, ऐसे ऐसे कानून लगाए हैं जिससे मनुष्यता मर रही है। मतलब कानून अगर कोई सरकार लगाती है तो ये देखती है कि हमारी जनता इसको पे कर सकती है या नहीं कर सकती, बर्दाश्त कर सकती है या नहीं कर सकती, मगर उन्होंने कानून कैसे लगाए हैं जिससे जो है लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान और तकलीफें हो रही हैं। अंग्रेजी शासन प्रणाली धीरे धीरे जोंक की तरह हमारे धर्म, प्राण और धन को चूस रही है। यहाँ पर अंग्रेजी शासन प्रणाली को जोक से बताया गया। अब जोक अगर किसी के शरीर में चिपक जाए तो वो क्या होता है, धीरे 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 सारा खून चूस लेता है, यही होता है ना, और आदमी मर जाता है। तो यहाँ पर अंग्रेजी शासन प्रणाली को जोंक की तरह बताया गया है, जो हमारे इस देश से आकर चिपक गई है, इस देश के लोगों को, धर्म को, प्राण को हर तरीके से चूस रही है, और यहाँ पर लोगों को आपस में लड़वाकर यहाँ के लोगों को ही खत्म करने की कोशिश कर रही है। नष्ट हो जाना तो यहाँ का नियम है, जो संवारा गया है वह बिगड़ेगा ही। षड्यंत्र व विद्रोह के अलावा हम हत्या करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अब उन्होंने क्या बताया कि नष्ट हो जाना यहाँ का नियम है, जो संवारा गया है वह बिगड़ेगा ही, अर्थात जो अंग्रेजी सरकार ने आकर अपनी शासन प्रणाली यहाँ पर संवारी है, अपना शासन जो यहाँ बनाया है, ये मिटेगा जरूर, नष्ट होगा जरूर। षड्यंत्र व विद्रोह के अलावा हम हत्या करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, अर्थात अगर इस शासन प्रणाली को मिटाने के लिए हम षड्यंत्र रच रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं, और इसके बाद भी अगर हमें किसी की हत्या करनी पड़ी तो हम हत्या करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये इतने क्रांतिकारी विचार थे लाल और उसके मित्रों के। प्रश्न संख्या 5 है, लेखक के वापस आने पर उसकी पत्नी ने उसे लाल व उसके साथियों के बारे में क्या सूचना दी। भाई लाल के बारे में जो चीज़ें पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ने बताई, उस चीज़ को लेकर लेखक ने लाल से बात करी, उसे समझाया। लेकिन एक बार क्या हुआ कि भाई पुलिस आई, उन सभी को पकड़ के ले गई, घर में तलाशी हुई, बंदूक मिली, असलहा मिला, सारी चीज़ें हुई। ये सारी चीज़ें जितनी भी हुई जो उस दौरान हमारे लेखक घर पर नहीं थे, तो जब वो लौट कर आए तो उनकी पत्नी ने ये सारी बातें उनको बताई। लेखक जमींदारी के कुछ ज़रूरी काम से 4-5 दिन के लिए बाहर गया था। लौटने पर उसकी धर्मपत्नी ने उसे बताया कि वही हुआ जिसका तुम्हें भय था। कल पुलिस की एक पलटन ने लाल का घर घेर लिया। 12 घंटे तक तलाशी हुई। लाल और उसके 12-15 साथी सभी पकड़ लिए गए। सबके घरों से भयानक भयानक चीजें निकली। लाल के घर में भी 2 पिस्तौल, बहुत से कारतूस और पत्र मिले। उन सभी पर हत्या, षड्यंत्र, सरकारी राज उलटने की चेष्टा आदि अपराध लगाए गए हैं। तो भाई अंग्रेजी सरकार को तो आप जानते हैं, अगर किसी के घर कुछ भी नहीं हो तो उसे प्लांट करके आप हासिल कर सकते हैं। तो यही हुआ, लाल के घर में भी डेरा पड़ा, सब कुछ हुआ और सारी चीजें सबके यहाँ से निकली। यही बात उनकी पत्नी ने लेखक को बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लाल ने अपनी माँ के लिए अंतिम पत्र में क्या लिखा।
अब लाल के यहाँ रेड पड़ी, सब कुछ हुआ, उसे पकड़ लिया गया, मुकदमा चला और उसे फांसी की सज़ा दे दी गई। अब फांसी की सज़ा जब दी गई तो भाई लाल जो है अपनी माँ का अकेला पुत्र था, तो मरने से पहले उसने अपनी माँ के लिए एक पत्र लिखा। उस पत्र में क्या कहा, क्या कैसे कैसे लिखा था, वो पूरा पत्र आपको एज इट इज़ लिखना है। तो चलिए देखिए कैसे लिखा हुआ है। अब ये याद रखना पड़ेगा कि इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पत्र में क्या लिखा, और सेम वही शब्दों को लिखना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो इसे आपको मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्या दिया है, उसने लिखा, माँ जिस दिन तुम्हें यह पत्र मिलेगा उसके सवेरे में बाल अरुण के किरण रथ पर चढ़कर उस ओर चला जाऊंगा। अब यहाँ पर क्या है, बाल अरुण, बाल अरुण का मतलब क्या होता है, जो सूरज है उसका बाल रूप। अब ये सूरज बाल रूप में कब होता है, अर्ली मॉर्निंग में, अर्थात उसे बहुत अर्ली मॉर्निंग सजा दी गई है, मतलब फांसी दी जाएगी। किरण रथ पर चढ़कर उस ओर चलो जाऊंगा, अर्थात मैं ईश्वर के पास चला जाऊंगा। मैं चाहता तो अंत समय तुमसे मिल सकता था, मगर इससे क्या फायदा। मुझे विश्वास है तुम मेरी जन्म जन्मांतर तक की जननी ही रहोगी। मैं तुमसे दूर कहाँ जा सकता हूँ माँ। जब तक पवन चलती है, सूर्य चमकता है, समुद्र लहराता है, तब तक कौन तुम्हें तुम्हारी करुणामयी गोद से दूर खींच सकता है। दिवाकर थमा रहेगा, अरुण रथ लिए जमा रहेगा। अब वो अपनी माँ को बता रहा है कि तुम हमेशा हमेशा तक मेरी माँ रहोगी। भले ही मैं आज जो है वो शारीरिक रूप से तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, लेकिन हमेशा तुम्हारी इस ममतामयी गोद में हमेशा मेरा सर रहेगा। मैं बड़ंग वह यह सभी तेरे इंतजार में रहेंगे। हम मिले थे, मिले हैं, मिले रहेंगे। हाँ माँ, तेरा लाल। लाल ने अपनी माँ के लिए अंतिम पत्र में यही लिखा। उसने अपने और अपने दोस्तों के बारे में भी बताया कि हम सदा सदा साथ रहेंगे, मिले हैं और हमेशा मिलते रहेंगे, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी मिलेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, लेखक ने लाल व उसके साथियों के ऊपर झूठे आरोपों को स्पष्ट करते हुए आज की न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य किया है, स्पष्ट कीजिए। अब लेखक ने जो है लाल और उसके साथियों के ऊपर बहुत सारे झूठे इल्ज़ाम लगाए, तो लेखक ने उसे भी स्पष्ट किया और जो न्याय प्रणाली थी उसके बारे में भी व्यंग्य किया है। चूंकि ये दोनों ही कृत्य अंग्रेजी सरकार के द्वारा थे, तो एक तरीके से उस सरकार पर उन्होंने व्यंग्य किया है। लेखक ने कहानी में स्पष्ट किया है कि लगभग 1 वर्ष तक लाल व उसके साथियों पर मुकदमा चला। कोई भी अदालत के कागज उलटकर देख सकता है कि सीआईडी ने और उसके प्रमुख सरकारी वकील ने उन लड़कों पर बड़े बड़े दोषारोपण किए कि उन्होंने चारों ओर गुप्त समितियां कायम की हुई थी, खर्चे और प्रचार के लिए डांके डाले थे, सरकारी अधिकारियों के यहाँ रात में छापा मारकर शस्त्र एकत्र किए थे। ये सभी आरोप उन पर लगाए गए थे। उन्होंने ना जाने किस पुलिस के दरोगा को मारा था और ना जाने कहां, ना जाने किस पुलिस सुपरिटेंडेंट को। ये सभी आरोप सरकार की ओर से प्रमाणित भी हो चुके थे। यानी कि ये सारे इल्जाम जो लगाए गए थे ये पुलिस ने प्रमाणित भी किए थे कि ऐसा ऐसा हुआ है, जबकि उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया था। जिस प्रकार पुलिस ने लाल व उसके साथियों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें फांसी की सजा सुना दी, उसी प्रकार आज भी हमारी न्यायिक व्यवस्था ब्रिटिश शासन जैसी होती जा रही है और लोगों को प्रताड़ित कर रही है, जिसके चलते न्यायालयों पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं और लोगों पर भरोसा न्याय व्यवस्था से उठता जा रहा है। तो इन्होंने क्या सीधे सीधे बताया कि जिस तरीके से वो ब्रिटिश शासन था, जिसने जो है इन मासूम बच्चों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें फांसी की सजा सुना दी, एक भी आरोप ऐसा नहीं था जो सत्य था। वो बच्चे माना कि वो ऐसा काम कर रहे थे, लेकिन ऐसे जितने आरोप लगाए गए थे उसमें से ना उन्होंने डाका डाला, ना किसी की हत्या करी, ना कुछ किया, कुछ भी नहीं किया था, ना समितियां बनाई थी, लेकिन तब भी उन पर ये झूठे आरोप लगाए। उसी तरीके से आज हमारी न्याय व्यवस्था, यानी कि जब हमारे लेखक इस कहानी को लिख रहे हैं उस समय की शासन व्यवस्था जो है
इसी तरीके से निरंकुश होती जा रही है। लोगों का न्याय व्यवस्था पर से भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि ये न्याय व्यवस्था इतनी लचर हो गई कि कोई भी केस जाए तो सालों चलता रहता है, खिंचता रहता है। जो अपराधी होते हैं वो जो है फेक सबूत बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं, निर्दोष फंस जाते हैं, उनको सजा मिल जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या साबित करने की कोशिश करी कि जो है हमारी न्याय व्यवस्था आज भी ब्रिटिश शासन जैसी ही कार्यरत है। प्रश्न संख्या 8 है, उसकी मां कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। ये जो पूरी कहानी हमने पढ़ी, उसकी मां, शीर्षक रखा गया है उसकी मां, और ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं? लाल की मां के लिए। कहानी लिखी उन्हीं के चाचा जी ने। तो यहाँ पर मां को बताया गया कि भाई बच्चे द्वारा ऐसा कृत्य किया गया, लेकिन मां पर क्या बीती। यहाँ पर आपको इस पूरी कहानी की मूल संवेदना को निकाल कर, यानी कि इसमें क्या चीज़ें निकल कर आती है, ब्रिटिश शासन के जो षड्यंत्र प्रणाली है, किस तरीके से मासूम बच्चों को फंसाकर फांसी की। अब उसमें खाली एक माँ, लाल की माँ के बारे में बताया गया, लेकिन उसके सारे साथी फांसी चढ़े ना, तो उन सभी की माओं पर बीता होगा। उनके बच्चे तो निर्दोष थे, जबरदस्ती उनको फंसा दिया गया। तो एक तरीके से ब्रिटिश शासन कितना अत्याचारी था, मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। उग्र द्वारा रचित कहानी उसकी मां भारतीय परतंत्रता से आहत उस युवा पीढ़ी की कहानी है जो अपनी भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्षरत थे। बहुत सारे युवा जो है वो अपने प्राण गंवा दिए थे उन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए। तो उन्हीं के संघर्ष की ये कहानी बताई गई है, जो अपनी भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्षरत थे। इस संघर्ष में चाहे इस पीढ़ी को शासन प्रणाली के विरुद्ध षड्यंत्र करने, विद्रोह करने, यहाँ तक हत्या व हिंसा भी करनी पड़ी, तो वह पीछे नहीं हटेगी। दूसरी ओर वह बुद्धिजीवी वर्ग भी है जो इस शासन व्यवस्था की चापलूसी से में तत्पर है और अपनी भोग विलासिता के वशीभूत उसके सेवक बने रहता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि एक तरफ इस जो क्रूर शासन व्यवस्था थी, अर्थात ब्रिटिश शासन जो था, उसके खिलाफ हमारे देश के युवा जो हैं वो हर कार्य करने को तैयार थे कि बस इसके विरुद्ध काम करो और इसे अपने देश से हटा दो ताकि हमारा देश स्वतंत्र हो सके। दूसरी तरफ वो वर्ग था जो इसी ब्रिटिश शासन प्रणाली के तलवे चाट रहा था, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे ना, भारतीय ऐसे बहुत से लोग थे जो अंग्रेजी शासन के द्वारा जितनी उपाधियां मिल रही थी, पैसे मिल रहे थे, बहुत खुश थे, उनकी चापलूसी कर रहे थे, उनकी हुजूरी कर रहे थे। तो इस तरह के लोगों पर भी उन्होंने तंज किया है, जो उस समय ये नहीं देख रहे थे कि हमारे देश के युवा, छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से जो है वो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। बस वो उनके ब्रिटिश शासन के साथ मिलकर इस तरह के षड्यंत्रकारी कामों में लगे हुए थे। इन दोनों के मध्य जूझती वह सरल, सहज हृदय वाली ममतामयी मां है जो इन विचारधाराओं से इतर रहकर अपने बेटे लाल को बचा नहीं पाती। तो यहां पर एक तरफ कौन थे? उसके बच्चे थे, ठीक है, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कार्य किया था। वो कोई गलत कार्य नहीं था, लेकिन ब्रिटिश शासन के लिए खिलाफ था। और ब्रिटिश शासन जो है वो क्रूर थी, उनके साथ हमारे कुछ भारतीय भी मिले थे जो कि षड्यंत्र रच रहे थे इन बच्चों को फंसाने के लिए। इन दोनों के ही बीच जो है वो झूल रही थी माएँ, चाहे लाल की माँ हो चाहे बाकी उसके साथियों की माँ हो। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए सब कुछ बेच देती है, अपना घर बेच देती है, सब कुछ बेचती है ताकि वो मुकदमा चलता रहे और किसी तरीके से उसका बच्चा छूट कर बाहर आ जाए। साल भर तक वो मुकदमा रटती है, संघर्ष करती है, सब कुछ करती है, लेकिन अपने बेटे को बचा नहीं पाती। तो उसकी फीलिंग यहाँ पर बताई गई है। अंत तक लड़ते लड़ते अपना दम तोड़ देती है। आखिरी में क्या, वो अपना दम तोड़ देती है ना, जब उसके बच्चे की उसको फांसी की सजा मिलती है, पत्र पढ़ती है और आखिर में उसकी जान चली जाती है। इस तरह पूरी कहानी में लाल व लेखक के होते हुए भी उस त्रासदी की भोगी लाल की माँ बनती है जो पाठक को भाव विहल कर देती है। तो इस तरीके से क्या है कि उसकी माँ की, मतलब माँ देखो ना, माँ किस रूप में थी, बच्चा अपने काम में है, लेखक उसे समझाने का काम कर रहा है, लेकिन इन सभी के बीच जो है माँ झूठ रही थी। माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ना चाहती थी, वो शासन के खिलाफ भी नहीं जाना था, मतलब वो चाह रही थी किसी तरह से उसका बच्चा बच जाए, वो इसके लिए हर तरीके से कोशिश कर रही थी। तो एक माँ के हृदय की जो विहलता थी, उसका बच्चा उसके सामने जा रहा है और वो उसको रोक नहीं पा रही, कुछ कर नहीं पा रही, वो तकलीफ जो है वो इस पूरे पाठ में निकल कर आई है। प्रश्न संख्या 9 है,
जानकी के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। अब जानकी कौन थी? लाल की माँ। तो उनका जो है, मैं एक तरीके से चरित्र चित्रण यहाँ पर करना है। कहानी की माँ जानकी एक आदर्श माँ का जीता जागता स्वरूप है। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित कही जा सकती हैं। अब इसमें पूरा स्ट्रगल अगर हम देखें तो किसने किया? माँ ने किया, अर्थात जानकी जी ने किया। तो उसके चरित्र की जो भी चीजें निकल रही हैं वो आपको बतानी है। सबसे पहला है सरल हृदय नारी। अब वो माँ होने से पहले क्या है? एक नारी है। वो नारी का जो स्वरूप निकल के आ रहा है उसकी वो उनकी विशेषता है। जानकी अत्यंत सरल हृदय माँ है। उसे दुनियादारी की और गंभीर बातों की स्पष्ट समझ नहीं है। उसे अपने पुत्र और उसके साथियों के क्रियाकलापों की गंभीरता का ज्ञान नहीं है। जमींदार उसे समझाने का प्रयास भी करता है परंतु वह समझ ही नहीं पाती है। अर्थात वो अपने ऐसी स्त्री है जिसे दुनियादारी से फर्क नहीं है कि क्या हो रहा है, उसे इस चीज की समझ नहीं है। लेखक उसे समझा रहे हैं लेकिन तब भी उसे समझ में नहीं आता कि उसका बेटा जो कृत्य कर रहा है वो भविष्य में जाकर जो है बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो मतलब वो बहुत ही भोली भाली है और सिर्फ और अपने बच्चे के लिए, उसके मित्रों के लिए वो हमेशा कार्यरत रहती है। दूसरा है कष्ट सहिष्णु। ठीक है, कष्ट सहिष्णु का मतलब कष्टों को सहकर सह रही है। जो जानकी विधवा थी और अपने पति की मृत्यु के बाद उसने गरीबी को भोगा था। भाई घर में अर्निंग करने वाले उसके पति वो मर गए, तो अब जाहिर सी बात है कुछ पैसा तो लेखक के पास छोड़ के गए थे लेकिन ज़रूरत के लिए छोड़ के गए थे। लेकिन पति के रहते हुए जिससे चीज़ें सुचारू रूप से चल रही थी, अब थोड़ी गरीबी आ गई थी। लाल के जेल चले जाने पर उसने बड़े कष्ट सहे। अब एक इकलौता सहारा बेटा, वो भी चला गया जेल। अब उसके बाद उसके कष्टों का सिलसिला और ज़्यादा शुरू हो गया। वह खाना पहुंचाने जेल जाती, वकीलों के चक्कर काटती। वृद्धावस्था में भी वह लाल के लिए काफी दौड़ भाग करती। लाल की फांसी और उसके पत्र को सुनकर उसने अंदर ही अंदर कष्ट सहन किया पर किसी से कहा नहीं। तो कहने का मतलब जब उसका बेटा जेल चला गया तो जेल में उसको खाना देने जाती थी, वकीलों के चक्कर काटती थी, हर कोशिश मुनासिब कोशिश कर रही थी कि उसका बेटा छूट जाए। फिर आखिर में उसको फांसी होने की सज़ा दे दी जाती है। बेटा उससे नहीं मिलता है कि उसको तकलीफ होगी। वो आखिरी पत्र जो उसको मिलता है वो पत्र पढ़ती है तो जाहिर सी बात है एक माँ के लिए बहुत बड़ा कष्ट होता है उसके बच्चे का चला जाना। वो कष्ट अंदर ही अंदर सहती है और जो कुछ उसके बेटे ने पत्र में लिखा वो भी बहुत हृदय विदारक था। वो सभी कुछ वो अंदर तक सहन करती है। तो एक तरीके से उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आए जिसे उसने बहुत ही आराम से सहन करने की कोशिश करी। कोई और हो तो बहुत विचलित हो जाए, लेकिन नहीं, उसने चीज़ों को बहुत ही आसानी से सहन करने की कोशिश करी। नेक्स्ट है सच्ची माँ। जानकी माँ का आदर्श थी। उसके हृदय में वात्सल्य का सागर लहराता था। लाल के मित्र जब घर पर आते तो वह उन्हें लाल की तरह जलपान कराती, जेल में उनके लिए खाना ले जाती। ऐसा नहीं था कि वो जो माँ थी वो सिर्फ उसके बच्चे के लिए यानी कि लाल के लिए माँ थी। अब चूंकि वो माँ थी तो उसके मित्र भी जितने आते थे उनके साथ भी वो अपने बच्चों जैसा ही बिहेव करती थी। जैसे लाल के लिए जैसे नाश्ता खाना बनाना, जब उसके मित्र घर आते तो उनको भी उसी तरीके से लाड प्यार से हर एक चीज़ खिलाना सब कुछ रहता था। अपनी चिंता जाहिर करती थी लाल के लिए जैसे, वैसे ही उनके मित्रों के लिए चिंता जाहिर करती थी। जब वो जेल में बंद हो गए तो सिर्फ लाल के लिए खाना लेकर नहीं जाती थी, वो सभी मित्रों के लिए खाना लेकर जाती थी। तो इस तरीके से वो सिर्फ अपने बेटे के लिए ही नहीं उसके मित्रों के लिए भी फिक्रमंद रहती थी। तो वो एक सच्ची माँ के स्वरूप में हमारे सामने निकल के आती है। एक माँ की तरह वह सभी लड़कों को निर्दोष बताती है, उसकी पैरवी में जाती है। वह बूढ़ी होकर भी इन कष्टों को कष्ट नहीं मानती है। बुजुर्ग है, हर कदम पर अपने बेटे का साथ देती है, उसके मित्रों का साथ देती है। वृद्धावस्था ये नहीं है कि भाई बूढ़ी हो गई है तो वो उसके राह का रोड़ा बने, ऐसा भी नहीं करती है। वो हमेशा हर पल अपने बेटे को उसके मित्रों के साथ रहना चाहती है। नेक्स्ट है गंभीर। स्वभाव में जानकी गंभीर है। जैसे ना सीरियस होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो चीज़ों को बयां कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर जो जानकी जी इनके अंदर क्या था, ये गंभीरता थी। चीज़ों को देखना समझना और अपने अंदर ही रखना, सीरियसनेस उनके स्वभाव में थी।
उसे अपना दुख किसी के सामने प्रकट नहीं किया। लेखक ने जब लाल का पत्र उसे पढ़कर सुनाया तो वह कुछ बोली नहीं और अपने दुख को हृदय में ही सहन करती रही। उसने खुली भावहीन आंखों से लेखक की ओर देखा पर कुछ कहा नहीं। उसके हृदय पर चोट लगी और अंतिम सांस गिनकर लाल के पास चली गई। अब वो एक अनपढ़ थी, उनको पत्र पढ़ना तो नहीं आता था। वही चीजें हुई कि उनके जीवन में कष्ट आया तब से जब उनके पति की मृत्यु हुई। वो सारे कष्टों को सहती रही मगर किसी से कुछ बोला नहीं। अंत में जब उसका पुत्र फांसी चढ़ जाता है, अंग्रेज सरकार द्वारा फांसी दे दी जाती है उसको, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो जो पत्र उसके बेटे ने लिखा था उसको मिला। अब वो अनपढ़ थी, पढ़ नहीं सकती, लेखक के पास पहुंचती है कि भाई पढ़ के सुना दीजिए। जब वो पढ़ के सुनाते हैं तो उनको भी पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। भाई आखिरी पत्र है, एक बेटे का पत्र माँ को सुना रहे हैं, माँ के हृदय की क्या हालत होगी। तब भी वो सुनाते हैं, सुनती हैं वो, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं होता। बस एकदम बिना भाव, कोई भी फीलिंग नहीं है, न दुख न खुशी न तकलीफ, बिना भाव की एक आंखों से वो लेखक की तरफ देखती रहती हैं, पत्र को लेती हैं और चली जाती हैं। और वो उनको क्या कष्ट है कुछ उन्होंने किसी को नहीं बताया, घर चली जाती हैं और वहीं पर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। तो मतलब सारे कष्टों को वो हमेशा सही तरीके से सहन करती रही, इसीलिए उनके गंभीर स्वभाव जो है वो हमें देखने को मिलता है। अपने दुखों को कभी उन्होंने किसी से ये शेयर नहीं किया। प्रश्न संख्या 10 है, उसकी मां कहानी के पात्र लाल की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो अब इस कहानी में एक कैरेक्टर जो केंद्र बिंदु में था वो थी मां। अब वो किसकी मां थी? वो लाल की मां थी। अब लाल के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी, ठीक है। अब वो जहाँ एक अच्छा पुत्र था, क्रांतिकारी भी था, देशभक्त भी था, तो बहुत सारी उसकी विशेषताएं भी निकल कर आती हैं। तो अब ये विशेषताएं क्या हैं, इनको यहाँ पर देखते हैं। लाल कहानी का वह युवा पात्र है जो किसी दबाव में आकर अन्याय को सहन नहीं करता, बल्कि सदैव संघर्ष के लिए तैयार रहता है। उसकी कति पर चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है कि वो एक ऐसा युवक है जो किसी भी तरह के अन्याय को सहन नहीं करता, संघर्षशील है, यानी कि उसने अंग्रेजों के किसी भी अन्याय को सहन नहीं किया और उनके खिलाफ उसने कार्रवाई की, इसीलिए भाई उसको पकड़ा गया था ना। तो अब उसके चरित्र की क्या विशेषताएं निकल के आ रही हैं, अब ये ध्यान रखिएगा, इसमें कई सारी विशेषताएं हमने बताई हैं। अगर आपका प्रश्न लघु उत्तरीय है तो आप इसे पॉइंट्स में दे देना, पॉइंट्स नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके दे देना, और अगर ये दीर्घ उत्तरीय है तो आप इसी तरीके से हेडिंग्स में दे सकते हो। पहली उसकी क्वालिटी जो निकल के आती है वो है क्रांतिकारी। वो है एक क्रांतिकारी। लाल कहानी का क्रांतिकारी पात्र है। वह जमींदार चाचा के समझाने पर भी अपने ध्येय से डिगता नहीं। उसने लेखक से स्पष्ट कह दिया कि मैं दुष्ट और व्यक्तिनाशक राष्ट्र का सर्वनाश देखना चाहता हूं, चाहे ये मुझे कुछ भी करना पड़े। कहने का तात्पर्य ये है, उसने ये देखा कि ब्रिटिश सरकार जो है वो बहुत ही दमनकारी नीति चला रही है सभी के लिए, और मतलब इससे भारतीय जनता बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, सभी लोग हैं। तो जब पुलिसपति आए हमारे लेखक के पास, उन्हें समझाया, तो उन्होंने फिर लाल को समझाने की कोशिश करी कि बेटा ऐसा है, तुम अकेले हो, अपने माँ के पिताजी हैं नहीं, अभी ऐसी उम्र है, थोड़ा सा पढ़ लिख लो, फिर आगे चल के ये काम करना। लेकिन उसके ये था कि ये गलत है तो मुझे आवाज़ उठानी है, और उसने ये आवाज़ उठाई। उसे किसी के समझाने या कहने पे नहीं आया, उसने अपना लक्ष्य डिसाइड किया था और वो उसी पर चलता रहा। दूसरा है स्पष्टवादी, यानी कि हर चीज़ को वो स्पष्ट रूप से कहता है। ये नहीं कि हाँ आपके मुंह पे बोला ठीक है मैं जो है सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, लेकिन पीठ पीछे करता है। उसने स्पष्ट तौर से लेखक को बोला था ना कि नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, जो मेरा कार्य है मैं वो करूँगा। लाल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह स्पष्टवादी था। जमींदार ने उसे समझाने का प्रयत्न किया, आज शासन के प्रति विद्रोह ना करने के लिए समझाया, पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा, परंतु उसने लेखक से स्पष्ट कह दिया, मेरे आपके विचार नहीं मिलते, मैं राज विद्रोह के संबंध में आपसे विवाद करना नहीं चाहता। यानी कि उसे सीधे कहा कि भाई आप ये चाहते हो कि हम पढ़ें, सरकार के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई ना करें, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर वो गलत है तो मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। तो हम दोनों के विचार अलग हैं, सीधे सीधे से नहीं मिलते, और मैं राजद्रोह के संबंध में आपसे विवाद नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई हमारे जो लेखक थे वो थोड़ा सा सरकार से डरते थे, इसलिए चुपचाप चाहते थे कि तुम चुपचाप काम करो,
ठीक है, लेकिन उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं इस बारे में सुनूंगा, मुझे करना है। तो यानी कि जो उसके मन में था वो उसने स्पष्ट तौर से लेखक से बोला। ये नहीं उसने सोचा कि भाई वो हमारे गार्जियंस हैं, हमारे चाचा हैं, जमींदार हैं, लेखक, अब तो हम उनकी बात को मान लें, चलो बाद में अपनी मर्जी कर लेंगे। लेकिन नहीं, उसके मन में जो चीज़ थी वो उसने स्पष्ट तौर से कही। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का प्रेमी। अब वो स्वतंत्रता का प्रेमी था, तभी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ वो मोर्चा खोले हुए था, वो खुलकर कार्यवाही कर रहा था। अंग्रेजी शासन की गुलामी से उसे चिढ़ थी, इसीलिए वह उनका साथ देने को तैयार था। साथ देकर जो अंग्रेज़ों को की गुलामी से मुक्ति चाहते हैं, ये उन लोगों के साथ कार्य कर रहे थे जो अंग्रेजी सरकार से मुक्ति चाहते हैं। उसने जमींदार चाचा से स्पष्ट कह दिया था कि उसके विचार स्वतंत्र हैं। पराधीनता के विषय में उसने स्पष्ट कह दिया था कि मेरे और आपके विचार एक दूसरे से नहीं मिलते। यानी कि वो उन सभी के साथ कार्य करना चाहता था जो स्वतंत्रता चाहते हैं, जो स्वतंत्र होना चाहते हैं। और जैसे कि हमारे लेखक थे, वो चाहते तो थे, लेकिन वो मतलब खुलकर जो विद्रोह किया जा रहा है वो उसके पक्ष में नहीं थे। तो उसने साफ बोल दिया कि भाई हमारे आपके विचार नहीं मिलते, मैं स्वतंत्रता चाहता हूं और मैं वो कार्य करूंगा। चाचा राजभक्त थे और वह राज विद्रोही। स्वतंत्रता के लिए वह षड्यंत्र, विद्रोह और हत्या करने को भी तत्पर था। तो समझ में आ गया, चाचा जी अर्थात जो जमींदार थे वो राजभक्त थे ब्रिटिश सरकार के साथ, क्योंकि वो एक जमींदार थे। अब जमींदार की जो पोजीशन उस समय भारत में थी उसको अगर हम समझे तो ये देखिए कि क्या कहते हैं, थे तो वो जमींदार, बहुत सारी प्रॉपर्टी की देखभाल करना ये सब उनके अंडर था, लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र को था, क्योंकि ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों के हाथ में थी। क्योंकि आप ये समझ लीजिए, जब अंग्रेजी शासन थी तो चाहे राजा हो, चाहे जमींदार हो, चाहे सामंत हो, सबके ऊपर उन अंग्रेज़ों का ही राज था। वो सिर्फ नाम मात्र कठपुतली की तरह कार्य करते थे। तो वही था, तो वो खुलकर विद्रोह कर नहीं सकते थे। लाल राजविद्रोही था और उसने साफ कह दिया था, इसके लिए मुझे चोरी, डकैती, हत्या कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। तो वो स्वतंत्रता चाहता था सिंपल तौर पे। फिर नेक्स्ट है निर्भीक। वो डरता किसी से नहीं था। भाई अगर डरता होता तो क्या वो जमींदार काका से सारी बातों को ऐसे बोलता? नहीं बोलता ना, कि वो चुप हो जाता। अंग्रेजी से अगर डर रहा होता तो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ ही इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं करता वो। लाल जानता था कि अंग्रेजी शासन का विरोध करने पर उसे फांसी भी हो सकती है, पर वह डरा नहीं। उसने पशु हृदय परतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उसने उन लोगों का साथ देने का निश्चय कर लिया जो व्यक्ति नाशक राष्ट्र का सर्वनाश करने पर तुले थे। यानी कि जो ऐसा राष्ट्र जो व्यक्तियों से चलता है, उसे अपने हिसाब से चलाने के लिए वहाँ पे जो भी नीतियाँ ला रहे थे वो सभी उस राज्य के लोगों का विनाश चाहती थी। फांसी की सजा सुनने पर भी वह प्रसन्न नहीं रहा, और जब उसको पकड़ा गया, उस पर कार्रवाई हुई तो उसको फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन वो विचलित नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर था कि उसे फांसी हो सकती है, और वही हुई। उसने माँ से कहा कि हम जहाँ जा रहे हैं तू भी वहाँ आना, हम स्वतंत्रता से मिलेंगे। फांसी का फंदा सभी को डरा देता है, लेकिन लाल पर उसका भय व्याप्त नहीं हुआ। तो हमारे जो स्वतंत्रता संग्रामी थे ना, वो डरते नहीं थे कि ये लोग फांसी दे देंगे या मार देंगे। तो यही डर, जो निर्भीकता है, हमने लाल में भी देखी। और लाल ने जब अपनी माँ को पत्र लिखा तो कहते, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम भी आना, और वहाँ स्वतंत्रता होगी, वहाँ हम लोग निर्भीक होकर मिलेंगे। तो वो फांसी का फंदा जो अभी हम लोग भी हों तो हम लोग को डर लगेगा, लेकिन हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों को कभी उस चीज़ से डर नहीं लगा। तभी हमें जिस स्वतंत्रता को हम इतना आसान समझते हैं आज बैठकर, उसे बहुत मुश्किलों से और बहुत प्राणों की आहुति के बाद मिली है। अब आ गए प्रश्न संख्या 11 पे। उसकी महाकहानी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। ये जो कहानी हमारे सामने रखी गई है, ये आखिर किस मकसद से रखी गई है, क्या हमें बताया जा रहा है? क्योंकि देखिए, कोई भी लेखक होगा, रचनाकार होगा, जब वो कहानी लिखता है तो उसके लिखने के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई भी काम करने का होता है। तो इनके इस रचना यानी इस कहानी को लिखने का क्या उद्देश्य है?
इस कहानी का मुख्य उद्देश्य देश की दुरावस्था से चिंतित इस युवा पीढ़ी के विद्रोह को प्रकट करना है। यानी कि देश की जो अवस्था थी उस समय वो बहुत बुरी थी, और जो हमारी युवा पीढ़ी थी वो इसको देखकर चिंतित थी, और उसी चिंता को हमारे सामने रखा गया। जैसे आज की युवा पीढ़ी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जैसा कर रहा है करने दो, लेकिन अब जिस स्वतंत्रता के साथ हम जी रहे हैं, उस स्वतंत्रता क्या मोल जो है हमारे उस समय की युवा पीढ़ी ने बहुत अच्छे से समझा था और अपने प्राणों की आहुति को दिया था। यह पीढ़ी तत्कालीन शासन तंत्र को देश की दुरावस्था का कारण मानती थी। तत्कालीन यानी उस समय जो शासन व्यवस्था थी उसको जो है इस सारी चीजों का दोषी मानती थी। कहानीकार का उद्देश्य नई पीढ़ी को यह प्रेरणा देना है कि वह दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के पैर उखाड़ दे। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि उस समय जो है एक ऐसा हमारे ऊपर शासन प्रणाली राज कर रही थी जो हमारे लोगों को नुकसान दे रही थी, हमारे राष्ट्र को पिछाड़ रही थी। अगर आज भी ऐसा कहीं कुछ आप गलत देखते हो तो आपको मुखर होकर उसका विरोध करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। नई पीढ़ी को अन्याय के विरुद्ध ताल ठोक कर खड़े हो जाना चाहिए और आवश्यकता पड़े तो अपनी कुर्बानी भी दे देनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ एक उद्देश्य बताना है कि आज की युवा पीढ़ी को प्रेरित करना कि हमें आने वाले समय में अगर कहीं अन्याय या अभी कहीं अन्याय या बुराई दिख रही है तो हमें खुलकर उसके प्रति आवाज़ उठानी चाहिए। कहानीकार का उद्देश्य तत्कालीन अंग्रेजी शासन की निरंकुशता और निर्दयता का भंडाफोड़, माँ की ममता का चित्रण करना है। तो साथ में एक और उद्देश्य है कि उस समय जो शासन प्रणाली कार्य कर रही थी वो कितनी निर्दयी थी। ये भी अब निर्दयता तक का कैसे पता चला, लाल पर जितने भी एलिगेशंस लगाए गए थे वो सभी जो हैं झूठ थे, ये हम सब जानते हैं। लेखक ने भी हमें ये चीज़ बताई और उसको सारे एलिगेशन लगाकर और उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। और दूसरी तरफ क्या था, माँ की ममता को भी दिखाना था। लाल की जो माँ थी ना, उनकी जो ममता थी उसको भी उजागर करके सामने लाना था। कहानी की संवेदना भी यही है। अंग्रेजी शासन में नई पीढ़ी विरोध का स्वर फूंक रही थी और पुरानी पीढ़ी सरकार के तलवे चाट रही थी। इन दोनों के बीच विवश बूढ़ी माँ खड़ी थी। इसे दिखाना भी कहानीकार का उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो पुरानी पीढ़ी है वो हमारे जमींदार या चाचा या लेखक के बारे में दिखाया गया, तो दूसरी तरफ जो है वहाँ पर नई पीढ़ी लाल के रूप में दिखाया गया। इन दोनों के बीच में फंसी हुई थी हमारी माँ कि किस तरीके से पुरानी पीढ़ी यानी कि चाचा जी जो हैं वो सरकार के फेवर में थे, चाहते कि सर वो उसी तरीके से कार्य करे, लाल वैसे ही कार्य करे जैसा सरकार चाहती है। मगर लाल को जो है वो सरकार बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो सभी के साथ बहुत निर्दयता दिखा रही थी। अब इन दोनों के संघर्ष के बीच में फंसी कौन थी? उसकी माँ। उसके ममतामयी चेहरे को भी उजागर करने का मेन उद्देश्य था। प्रश्न संख्या 12 है, हाय रीमा अभागिनी वैसे ही पुकार रही है। लेखक के कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। अब ये कथन क्यों कहा गया है, किस वक्त कहा गया है और किसके लिए कहा गया है? ये कथन जो है जानकी के लिए कहा गया है और जो कि लाल की माँ है। जब लाल का पत्र पढ़ा और उसे पता चला कि बेटे को फांसी दे दी गई है तो वो चुपचाप वो पत्र लेकर चली गई थी और उसके थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए थे। वही हुआ था ना, वही चीज। लाल का पत्र सुनने के पश्चात बूढ़ी जानकी ये लकड़ी पर झुकी ज्यों की त्यों खड़ी रही और भावहीन आंखों से जमींदार को देखती रही। फिर पत्र लेकर वह चुपचाप कमरे के बाहर चली गई। मतलब क्या है, जो पत्र उसको पढ़ना तो आता नहीं था, जो पत्र लिखा था उसके थ्रू ही उसे पता चला कि उसके बेटे को फांसी दे दी गई है, यानी कि अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है। अब वो बूढ़ी थी, लाठी पकड़े खड़ी थी, झुकी थी। ये उसने अपनी लाठी उठाई, एकदम बिना किसी फीलिंग्स के जमींदार की तरफ देखा और चुपचाप पत्र लेकर वो वापस अपने घर को चली गई। जानकी की इस स्थिति को देखकर जमींदार भावुक हो गए। कोई भी होगा भावुक हो जाएगा। इतनी बूढ़ी माँ, उसका अकेला इकलौता बेटा जो अब उसके पास नहीं था, जाहिर सी बात है कि कोई भी होगा। वही हुआ। वह कैसी अभागिनी माँ है जिसने अपने बेटे को बड़े स्नेह से पाला, वही अंत में दुख देकर रुलाकर चला गया। यानी कि वो अगर चाहता बेटा तो सिर्फ चुपचाप रहता, तो उसके साथ बना रहता, लेकिन उस युवा पीढ़ी को ये सारी अन्याय पसंद नहीं थे। उसने मुखर होकर आवाज़ उठाई, लेकिन उसमें उस बेचारी माँ का क्या दोष था? वो बेचारी माँ इतना ज़्यादा
प्रयत्न कर रही थी कि उसका बेटा बच जाए। 1 साल तक मुकदमा चला, वो हर एक किसी के द्वारे जाती रही कि उसका बेटा बच जाए, बच जाए, बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंत में चला गया। तो उसी माँ को उन्होंने ये चीज़ बोली कि वो बेटा जिसको उसने जन्म दिया, पाला, और अंत में वही उसे दुख देकर रुलाकर चला गया। उसके इस रुंदन को सुनने वाला आज कोई नहीं था। वो रुंदन जो हम लोग चीख कर, रो कर चिल्लाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा भयानक होता है मन के अंदर रोना। वो माँ कुछ नहीं हुई, रोई नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप चली गई। वो खामोशी में जितनी चिल्लाहट, जितनी तकलीफ थी, वो ही रुदन बहुत भयानक था। वह बेटा भी नहीं जिसके कारण आज वह असहाय होकर रो रही है, और यह कठोर समाज भी आकर उसे सांत्वना नहीं दे रहा। शायद वह इसलिए भी रो रही है कि उसके रोने की आवाज़ सुनकर किसी का दिल तो पसीजेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि वो माँ जो खामोश होकर सुन रही थी ये सारी चीज़ों को, वो एकदम खामोश होकर ही रो रही थी। ये नहीं कि बहुत ज़ोर से दहाड़े चुप, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया था ना, लेकिन जो उसकी खामोश रुंदन था, वो एक तरफ अपने बेटे के लिए तकलीफ थी, साथ ही उन लोगों के लिए, क्योंकि उसका आज उसका सांत्वना देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सभी अंग्रेजी सरकार से डरते थे कि जो कोई भी उसके जाकर सांत्वना देगा उसको भी राजद्रोही माना जाएगा, हो सकता है अंग्रेजी सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर दे, इसलिए कोई उसको सांत्वना देने के लिए भी नहीं आ रहा था। और वो खामोश रुंदन ये चीज़ बता रहा था कि भाई आप जैसे भी हो कम से कम मेरी तकलीफ को तो समझो, आने वाले समय में ये भी कठोर हो सकते हैं। तो उसका रुंदन बहुत कुछ समझाने का भी प्रयत्न कर रहा था। प्रश्न संख्या 13 है, लाल का पत्र पढ़ने के बाद जमींदार चाचा की क्या प्रतिक्रिया थी? लाल का जो पत्र था वो माँ के लिए था ना। अब माँ को पढ़ना नहीं आता था तो उन्होंने जमींदार चाचा को दिया कि भाई पढ़ लो। अब उसको पढ़ने के बाद हमारे जमींदार जी क्या सोच रहे थे, क्या समझ रहे थे? जानकी को पत्र लौटाने के बाद जमींदार चाचा निर्जीव सा होकर धम्म से कुर्सी पर गिर पड़ा। उसे ये मतलब यकीन नहीं हो पा रहा था कि लाल अब इस दुनिया में नहीं है। माथा चकराने लगा। उसने लाल और सरकार की क्रूरता के बारे में कुछ नहीं सोचा। उसे जब बूढ़ी माँ की चिंता थी जिसे उसके बेटे ने धोखा दिया था और अपनी हट नहीं छोड़ी थी। उसे लगा जैसे हरारत हो गई हो। वह रात भर कुर्सी पर बैठा रहा, मेजिनी ई की लाल के हस्ताक्षर मिटाने का प्रयास किया। तभी जानकी के घर से करहाने की आवाज आई, मानो वह रो रही हो। लेखक ने जानकी के प्रयासों के संबंध में भी सोचा। वह जानकी के हाल जानने का इच्छुक था। नौकर ने आकर जानकी के मरने की सूचना दी। लाल तो उसके भी करीब था। भाई चाचा उसको बोलता था, माना कि खून का संबंध नहीं था, मगर भाई एक पारिवारिक संबंध तो बना हुआ था। जब उसके मरने की खबर पड़ी तो वो लाल के बारे में और सरकार के बारे में ज़्यादा सोचकर नहीं, वो उस माँ के बारे में सोचकर ज़्यादा चिंतित था जो इतना प्रयास करती रही अपने बेटे को बचाने का अंतिम समय तक। आज उसी माँ को वो उसके बेटे के मरने की खबर सुना रहा था। खुद भी शौक थे, सारी रात उन्हें सोए नहीं, जागते रहे। सब कुछ वो जो सारी चीज़ें थी वो उसको बस मतलब कहते हैं ना, जब कोई चला जाता है तो उसके बारे में सारी चीज़ें हमें याद आती रहती हैं, वही चीज़ें हो रही थी, उन्हें सारी चीज़ें याद आ रही थी। वो सोच रहा था। एकदम से सुबह जो है उन्हें करहाने की आवाज़ आई उसके कहते हैं घर से, लाल के घर से। तो उन्हें लगा कि माँ रो रही होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद नौकर आया, उसने बताया कि लाल की माँ नहीं रही। तो इस तरीके से सीधे सीधे क्या हुआ कि जो हमारे लेखक थे उन्हें लाल, उसकी माँ, इन दोनों की बेहद चिंता थी। वो उसके लिए कुछ कर नहीं पाए, लेकिन जो है उनके लिए चिंतित वो शुरू से रहे। उन्होंने प्रयास भी किया कि लाल भी इस रास्ते को छोड़ दे, क्योंकि वो भी जो है असहाय थे। अगर वो चाहते कि लाल का साथ दें तो सरकार उनके खिलाफ भी कार्रवाई करती। अब वो चूंकि जमींदार थे तो वो नहीं कर सकते थे। जो लाल ने रास्ता चुना था उसमें कोई उनका साथ नहीं दे सकता था। खुद लाल ही अगर उस रास्ते से हट जाता तो शायद आज जिंदा होता। तो ये एक ऐसा रास्ता था जिसमें कुछ भी कर पाने में हमारे जो लेखक थे वो असहाय थे। प्रश्न संख्या 14 है, फांसी की सजा के बाद अदालत से निकलते हुए लड़कों ने क्या कहा और जानकी पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, कल्पना से लिखिए। अब जब उनको फांसी की सजा सुना दी गई तो लड़कों की क्या प्रतिक्रिया थी, यानी कि लाल, उसके मित्रों का, और ये सारी चीजें देखकर उसकी माँ की क्या हालत हुई, ये सिर्फ आपको इमेजिन करके बताना है। सॉरी। फांसी की सजा सुनने के बाद वे सच्चे शहीदों की तरह मस्ती से झूमते हुए बाहर आए। कहने का तात्पर्य है
कि वो बहुत खुश थे और खुशी खुशी वो बाहर आ गए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं नहीं थी। बंगड़ ने मुस्कुराकर कहा कि हमें हलवा खिलाकर गधे सा तगड़ा कर दिया, ऐसा कि फांसी की रस्सी टूट जाए और हम अमर के अमर बने रहें। मगर तू सूख कर कांटा हो गई है। ये किसके लिए बोल रहा था? माँ के लिए, क्योंकि माँ डेली कुछ ना कुछ खाना बनाकर लेकर आती थी कि हमें हलवा खिला खिला के इतना मोटा कर दिया है कि वो फांसी की रस्सी पे जब हम लटकेंगे तो वो रस्सी ही टूट जाएगी और हम बच जाएंगे। लाल ने माँ से कहा कि तू भी जल्दी वहां आना जहां हम जा रहे हैं। बगड़ ने भी लाल की बात दोहराई। अब वो सभी जानते थे कि फांसी मिल चुकी है, अब वो टल तो सकती नहीं है, तो उसे सीधे कहा कि हम जहां जा रहे हैं तू भी जल्दी वहां आ जाए, हम लोग आराम से वहां पर रहेंगे। तो उसके दोस्त बंगड़ ने भी यही बात कही थी। जानकी उनकी ओर टुकुर टुकुर देखती रही और कहा, तुम कहाँ जाओगे पगलो? उसने सोचा होगा कि निर्दयी सरकार है जिसने इन मासूमों को फांसी दी है। अन्याय का विरोध करना भी पाप है। ये लोग कैसे हैं जिन्होंने इन्हें बचाने का प्रयत्न नहीं किया? वह अंदर ही अंदर आंसुओं को पी रही होगी, कहीं मेरे बच्चे आंसुओं को देखकर दुखी ना हो। तो ये चीज़ यहाँ पाठ में नहीं बताई गई है, लेकिन हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं यहाँ पर कि ऐसी माँ की क्या कंडीशन होगी जिसे ये पता चला कि उसके बच्चों को मृत्युदंड दे दिया गया है। अब वही हुआ, उनको मृत्युदंड दे दिया गया और देने के बाद में जो है अब क्या हाल? बच्चे तो खुशी थे कि भाई उन्होंने जो काम किया उसके लिए उन्हें जो चीज़ मिली वो एक्सपेक्टेड थी कि उनको ये मिलेगी, वो खुश थे, उन्हें कोई चिंता फिक्र नहीं थी। लेकिन माँ ये सोच रही है कि भाई कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद सरकार इस बात को समझ ले कि ये बच्चे निर्दोष हैं, इनको छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और वो जितना उसको अंदर तकलीफ होगी उसने बयां भी नहीं करी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे इस चीज़ से दुखी हो जाएं। वो अंदर ही अंदर उस सारे दुख को पी रही होगी। प्रश्न संख्या 15 है, लाल के पकड़े जाने के बाद लोगों ने जानकी के साथ कैसा व्यवहार किया? जब घर पर छापा पड़ा पुलिस का, बहुत सारे उसमें उन्होंने बताया गया कि बंदूकें मिली, बहुत सारे पत्र मिले, कारतूस मिली, ये सारा जो है वो मिला और लाल को पकड़कर पुलिस ले गई। अब उसके बाद जो है बाकी मोहल्ले वाले और लोगों ने लाल की माँ के साथ किस तरीके का व्यवहार किया होता। निरंकुश सरकार और पुलिस के अत्याचारों से सभी डरते हैं, इसी कारण जानकी के प्रति लोगों के व्यवहार में अंतर आ गया था। अब चूंकि देखिए, जो लोग खुलकर सरकार का विरोध कर रहे थे वो अलग थे, और कुछ लोग ऐसा था कि शांति के जो हो रहा है होने दो, हमें चुपचाप जीने दो। अब वो जो सरकार थी उसके खिलाफ बोलने का सीधे सीधे मतलब ये था कि सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी, इस डर से कोई बोलता नहीं था। और यही हुआ कि जब लाल को पकड़ा गया तो लोगों को लगा कि अगर हम सहानुभूति देंगे इस परिवार को तो हम भी एक तरीके से विद्रोही माने जाएंगे और सरकार हमारे खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। तो इसलिए किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। हाँ, उनको तरह तरह की बातें सुनाना जरूर उन लोगों का काम रहा। लाल और उसके सभी साथी सरकार विरोधी षड्यंत्र और हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। लोगों को अपने फंसने का भी डर था कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम इनको सहानुभूति करें तो उनको लगे कि भाई ये भी विद्रोही हैं, ये भी इनके साथ मिले हुए हैं। इसलिए लोगों ने उसके घर आना जाना बंद कर दिया। उससे मिलने में भी ये डर लगता था, यानी कि लाल को तो पकड़ के ले गए, उसकी माँ से मिलना जुलना तक छोड़ दिया। उन्हें डर था कि कहीं षड्यंत्रकारियों का साथी समझकर उन्हें भी पुलिस ना पकड़ ले। ये उनसे कन्नी काटते थे। जमींदार लाल के परिवार से अपनत्व का भाव रखता था। अब चूंकि बाकी और लोगों ने उनसे किनारा कर लिया, कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन जमींदार के साथ तो उनका संबंध था, वो अपनत्व रखते थे, पर वह भी उससे दूर रहता था। सत्य है सब बनी के साथी हैं, बिगड़ी का कोई नहीं है। तो जमींदार को भी जब से पता चला था कि लाल इस तरीके का काम कर रहा है, तब से जमींदार भी उससे कटे कटे रहने लगे थे। अब जब पकड़कर ले गए पुलिस वाले, सारी चीजें सामने आ गई, तो अब जो है जमींदार जी और कटे कटे रहने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये पुलिस वाले हम पर भी कार्रवाई कर दें। तो इसीलिए लास्ट में उन्होंने बोला कि सब अच्छे के साथ ही होते हैं, जब तक आपका समय अच्छा चल रहा है तब तक लोग आपके साथ हैं, लेकिन जैसे ही बुरा समय आता है सब आपसे किनारा काट लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, मुकदमे के दौरान जानकी ने एक सच्ची मां का कर्तव्य कैसे कर दिखाया? लिखिए।
मुकदमा चलता रहा, 1 साल तक मुकदमा चला, सारी चीज़ें होती रही। लेकिन उस दौरान वो हर रोज़ खाना बनाती, अपने बच्चों के लिए लेकर के जाती, बहुत वकीलों से मिलना, सारी चीज़ें, ये वो सारी कार्रवाई करती रही कि किसी तरीके से उसकी माँ जो है, मतलब उसके बच्चे जो हैं वो छूट जाए। ये उसने प्रयत्न किया। उन बच्चों को जेल के जो सड़ा गला खाना ना खाना पड़े, अच्छे खाने का उसने प्रबंध किया। जानकी बूढ़ी हो चुकी थी, शरीर साथ नहीं देता था, इतने पर भी वह लड़कों के खान पान आदि का पूरा ध्यान रखती थी। उसने लोटा, थाली, जेवर बेच बेच कर बच्चों का भोजन का प्रबंध किया, वकील की फीस चुकाई, सबके सामने लड़कों की रक्षा के लिए गिड़गिड़ाती रही, फटकार और धक्के भी खाती रही। यानी कि उस भाई, एक तो पहले पति गुजर चुके थे, हालात उसके अच्छे नहीं थे, जितनी भी चीज़ें थी वो सभी कुछ बेचकर उसने अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए लगा दिया। उनका खाना बनाना, सब कुछ करना कि भाई अच्छे से अच्छा, भाई हर माँ चाहती है कि बच्चे को पौष्टिक खाना मिले, तो वो पौष्टिक खाना वो हर हाल में अपने बच्चे को देती रही। ये और वकीलों को भी, भाई वकील केस लड़ेंगे तो फीस तो लेंगे ना, उनको भी सारी सामान बेचकर फीस भरती रही। लोगों के सामने गिड़गिड़ाती कि भाई हाँ मेरे बच्चे को करिए, लेकिन लोग कहाँ सुनने वाले, उसके फटकार दे देते, गालियाँ देते, धक्का देते, लेकिन वो चुपचाप सारी चीज़ों को सहन करती रही, सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चे छूट जाए। तो वो एक सच्ची माँ के रूप में निकल कर आती है। प्रश्न संख्या 17 है, जानकी ने लाल के मित्रों के संबंध में क्या बताया है। अब लाल के जो मित्र हैं वो घर आते थे, तो जैसे जानकी लाल के लिए फिक्रमंद रहती थी खाना बनाना, वैसे ही उसके दोस्तों के लिए भी करती थी। तो उसके दोस्तों के लिए जानकी क्या कहती है। जानकी ने बताया कि लाल के सभी साथी उसे प्यार देते हैं, माँ कहते हैं। जैसे लाल उसे माँ कहता है, वैसे ही उसके सारे मित्र भी जानकी को माँ ही कहते थे। उसने कहा कि वे सब लापरवाह हैं, वे हंसते गाते और हल्ला मचाते हैं। एक लड़का जो बहुत हैंडसम है मुझे भारत माता बताता है। क्या बताता है? जो बहुत ही हंसोड़ा टाइप का लड़का नहीं होता, जो बहुत ही हंसते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, ऐसे बच्चा क्या कहता है, वो मुझे भारत माता, जानकी को भारत माता कहता है। जो मुंह में आता है वही बक देते हैं। एक दिन उत्तेजित होकर पुलिस प्रशासन की बुराई कर रहे थे। ये विदेशी अंग्रेजी सरकार को भी विरोध करते हैं। वे सरकार को मनुष्यत्वहीन और नीति मर्दक कहते हैं। लड़कों की सारी बातें जानकी ने लेखक को बताई, क्योंकि जब लाल के बारे में पुलिस ने आकर बताया तो उन्होंने माँ जानकी को बुलाकर भी पूछा, तो भाई तो उसके दोस्त आते हैं तो क्या बात होती है मुझे बताओ। तो वही सब वो बताने लगे कि मित्र आते हैं, सब बड़े हंसते बोलते हैं। उसमें से एक लड़का है जो मुझे भारत माता कहता है। वो लोग अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भी, क्योंकि माँ तो भोली थी, जो उससे पूछा गया उसने बता दिया कि अंग्रेजी सरकार की नीतियों के खिलाफ बात करते हैं, उनके विरोध के लिए बात करते हैं। इस तरीके से जो कुछ भी जमींदार जी ने पूछा वो सभी कुछ वो जमींदार के सामने उनके मित्रों के लिए बताती है। प्रश्न संख्या 18 है, तुम पहले अपने घर का उद्धार तो कर लो। जमींदार चाचा ने यह बात लाल से कब कही? ये कब कही? जब पुलिसपति आए थे, उन्होंने बताया कि इस तरीके से आपके सामने वाले घर में जो लड़का रहता है वो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है, तो कृपया उससे करके दूरी बनाइए। अब चूंकि वो उसके करीब था तो उन्होंने बुलाया उससे और पूछा कि भाई क्या बात है बताओ। तो ये सारी चीज़ें जब उसने बताई कि हाँ मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, तो उन्होंने सीधे सीधे बोला कि भाई पहले पढ़ लिख लो, कुछ काबिल बन जाओ, अपने घर का उद्धार कर लो। पहले सबसे पहली चीज़ें क्या है, अपना उद्धार करो और उसके बाद आगे चलकर देश का उद्धार करना। तो ये बात उन्होंने लाल को समझाते समय कही थी कि तुम पहले अपना काम करो, अपनी पढ़ाई लिखी, अपना फिक्र करो, उसके बाद ये सारे काम करना। जमींदार चाचा ने जब लाल से कहा कि वह बिगड़ रहा है सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रों में सम्मिलित है, तो लाल ने इससे इनकार कर दिया। उसने बोला कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। जमींदार चाचा ने लाल से कहा कि चलो मान लिया कि वह किसी षड्यंत्र में शामिल नहीं है, परंतु वह व्यर्थ ही बकबक क्यों करता है। कि मान लो चलो तुम किसी तरह का सरकार के खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर रहे हो, लेकिन फालतू में क्यों बोलते हो? जितना बोलोगे सरकार समझेगी कि तुम उसके विरोध में काम कर रहे हो। इससे ना तो देश स्वतंत्र हो पाएगा, ना उसकी दुर्दशा दूर होगी। तुम जितना ये बोल रहे हो उससे क्या हो रहा है? इससे सिर्फ तुम्हारा नुकसान हो रहा है, देश का कुछ भला नहीं हो रहा है।
पहले उसे पढ़कर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी होगी, पहले घर को संभालना होगा, तब देश की बात होगी। तो उन्होंने सीधे सीधे क्या बोला कि पहले भाई पढ़ लिख लो, अपनी जिम्मेदारी उठाओ, अपने घर की जिम्मेदारी उठाओ, फिर उसके बाद देश के बारे में सोचना, देश की जिम्मेदारी उठाना। अर्थात पहले अपना उद्धार कर लो, फिर आगे देश का उद्धार करना। प्रश्न संख्या 19 है, पुलिस सुप्रिंटेंडेंट लेखक के पास क्यों आए थे और लेखक ने उन्हें कैसे संतुष्ट किया। हमारे लेखक जो हैं वो एक जमींदार थे, ठीक है। अब जमींदार जो है, जो अब उनसे क्या कहते हैं, ज़्यादा अच्छे नज़दीकी संबंध थे लाल के। अब सरकार को जब पता चला कि लाल इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो उनके करीबी थे अर्थात ज़मींदार, उनके पास गए, उनको बताया कि भाई आपके पड़ोसी जो है इस तरीके से लिप्त हैं, आप कृपया कर उस परिवार से दूरी बनाए रखें, नहीं तो आपको आगे चलकर परेशानी हो सकती है। वो लाल के बारे में इंफॉर्मेशन लेने और जो उसकी गतिविधियाँ हैं उसकी इंफॉर्मेशन देने आए थे। तो ये इसलिए आए थे। और लेखक ने उन्हें कैसे संतुष्ट किया, लेखक ने उनसे बोला कि ठीक है, हम तो लिप्त नहीं हैं, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे भाई वो लड़का भी इन सारी गतिविधियों को छोड़ दे। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट अपने साथ एक तस्वीर लाए थे जिसे उन्होंने जमींदार चाचा को दिखाया, उसके संबंध में अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। जमींदार साहब ने चित्र को देखकर कहा यह लाल है। वो लाल की फोटो लेकर आए थे और दिखाया कि भाई आप इस लड़के को जानते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं जानता हूँ, ये तो लाल है। इसका पिता रामनाथ मेरी जमींदारी का मैनेजर था। 7-8 वर्ष पूर्व उसका देहांत हो गया था। घर में लाल और उसकी बूढ़ी माँ जानकी है। रामनाथ ने मेरे पास कुछ 1000 रुपए जमा किए थे, उन्हीं से खर्च चलता था। अब रुपया समाप्त हो गया है। लाल नवयुवक है और कॉलेज में पढ़ता है। इस प्रकार पुलिस सुप्रिंटेंडेंट की जिज्ञासा शांत हुई। वो लाल के बारे में जानने आए थे और वो सारी जिज्ञासा जो है वो हमारे लेखक ने लाल के बारे में बता दी। प्रश्न संख्या 20 है, जमींदार की मनोवृत्ति का वर्णन करते हुए बताइए कि वह किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जमींदार जो थे वो राजभक्त भी नहीं थे, राजविद्रोही भी नहीं थे, वो न्यूट्रल होके काम कर रहे थे, मगर वो ज़्यादातर राजभक्त की तरफ झुके हो सकते हैं। विद्रोह के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि यही बात वो लाल को समझा रहे थे। तो वो एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सरकार के साथ में थी। जमींदार चाचा सरकार भक्त और अपनी जमींदारी की सुरक्षा चाहने वाला था। वह लाल के परिवार से सहानुभूति तो रखता है, किंतु वह किसी झंझट में फंसना नहीं चाहता। वह सुविधा भोगी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जमींदारी बचाने के लिए वह सरकार की चाटुकारिता में लगा रहता है। उसका यह कथन हम तो 7 पुश्तों से सरकार के फरमानदार हैं, इसी मनोवृत्ति का परिचायक है। कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई वो जमींदार हैं, जमींदार होने के साथ वो चाहते हैं कि उनको वो मनसबदारी मिली रहे, यानी कि उनका ये ओहदा बना रहे। वो ये उनके ऊपर अब सरकार आ चुकी थी, क्योंकि जब अंग्रेज सरकार आई ना, तो उसने जो है वो सारे पदों को अपने अंदर कर लिया। मतलब उस पर हर पद पे व्यक्ति कार्यरत तो है, मगर उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। हाँ, आपकी जो शोबाजी है, जो आपको सुविधा प्राप्त है, वो सब प्राप्त रहेगी, लेकिन आप अंग्रेजी सरकार के अंडर होके काम करेंगे। अब हमारे जो जमींदार साहब थे, उन्हें ये लगा कि अगर हम सरकार के विरोध में जाते हैं तो हमारी ये सुविधाजनक जो जीवनचर्या है ये हमसे छिन जाएगी, हमें सारी सुविधाएं हमसे छिन जाएंगी। तो इस डर से वो उनका विरोध नहीं करते हैं। तो एक तरीके से वो सरकार भक्त हैं, वो उसका लाल का साथ देना चाहते हैं, सब कुछ है लेकिन देते नहीं हैं। हाँ, फिक्रमंद रहते हैं, उसको समझाते भी हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से वो सरकार की चाटुकारिता करने वाले एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, उसकी मां कहानी के आधार पर लाल के चाचा अर्थात जमींदार का चरित्र चित्रण कीजिए। तो अब यहाँ पर तीसरे कैरेक्टर जो आते हैं, भाई पहले मेन में लाल था, उसकी मां थी, और फिर उसके बाद में जो है जमींदार जी आते हैं। जमींदार जी के बारे में, यानी कि हमारे लेखक के बारे में हमने बहुत सारी चीजें जानी। अब उनका चरित्र क्या निकल कर आता है। उग्र द्वारा रचित कहानी उसकी मां में जमींदार का चरित्र विशेष महत्व रखता है। वह अंग्रेजी सरकार का पक्षधर है। पुलिस पति जब लाल के विषय में पूछताछ करने के लिए आता है तो वह अपनी राजभक्ति स्पष्ट करता हुआ कहता है कि भाई लाल के बारे में जब तो उसे वो बताता है, वो ये चीज पुलिस सुप्रिंटेंडेंट को यकीन दिलाने के लिए बोल रहे हैं कि भाई लाल हमारी पहचान में जरूर है, लेकिन हम सरकार के वफादार हैं।
कहता है, हम तो 7 पुश्त से सरकार के फरमाबरदार हैं। वह लाल की मां के सामने भी अंग्रेज सरकार की प्रशंसा करता है। लाल भी उसे कट्टर राजभक्त कहता है। उसके पुस्तकालय में सभी पुस्तकें अंग्रेजी लेखकों की हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमें क्या निकल कर आती हैं कि वो एक अंग्रेजी सरकार का भक्त है। भारतीय होते हुए भी वो अंग्रेजी सरकार को ही ज्यादा चाहता है, समझता है। जमींदार को लाल तथा उसकी मां से सहानुभूति है। लाल के पिता रामनाथ जब तक जीवित रहा उसकी जमींदारी में मैनेजर रहा। जमींदार की लाल और उसकी मां के प्रति सहानुभूति तो है, किंतु अंग्रेज सरकार के भय से वह उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो मैंने बोला ना कि भाई एक पारिवारिक संबंध थे, इसलिए वो सहानुभूति तो रखता है लेकिन वो मदद नहीं करता, क्योंकि उसको भी इस चीज का डर है कि उसकी मनसबदारी यानी कि उसकी जमींदारी उससे छिन सकती है, सरकार उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है, इसलिए वो लाल का किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करता है। वह अपनी किसी पुस्तक पर लाल के हस्ताक्षर देखकर भी घबरा उठता है। यानी कि भाई देखो, लाल था, वो पढ़ने के लिए जाता था, तो बच्चों है तो वो किसी पुस्तक में अगर लाल के हस्ताक्षर भी देखता है तो डर जाता है कि सरकार ये सोचेगा कि भाई ये तो लाल के साथ में है। तो मतलब एक तरीके से वो क्या है, डरपोक किस्म का भी व्यक्ति है। वह रबड़ उठाकर उस पुस्तक से उसका नाम मिटाने लगता है। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में जमींदार पराधीन भारत के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसने अपने स्वार्थ की पूर्ति, अपनी सुख सुविधाओं के लिए सरकार का साथ दिया। तो वो एक तरीके से चाटुकारक है, वो डरपोक है, और वो अपनी सुख सुविधा चाहने वाला व्यक्ति है। तो ये सारी चीजें उसके चरित्र में निकल कर आती हैं। प्रश्न संख्या 22 है, यह बुरा है लाल की मां। यह कथन किसका है और इस कथन का अभिप्राय क्या है? ये कथन किसने बोला है और इस कथन के पीछे वो कहना क्या चाहता है? यह बुरा है लाल की मां। कहानी में यह कथन जमींदार जी का है। जब जमींदार को लाल की मां से यह ज्ञात होता है कि लाल तथा उसके साथी ब्रिटिश सरकार से देश को आजाद कराने की बातें करते रहते हैं, तो वह लाल की मां को समझाते हुए कहता है कि इनकी ये बातें बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि सरकार के विरुद्ध बोलने से सरकार उन्हें कभी भी दंडित कर सकती है। इस पंक्ति में लाल का चाचा लाल को समझाता है कि लाल का अंग्रेजों के से विरोध उसके लिए हानिकारक है। तो जब पुलिस सुप्रिंटेंडेंट आए, पुलिस सुप्रिंटेंडेंट उनको बता दिया फोटो दिखाकर कि भाई लाल जो है इस तरीके की क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न है। तो भाई अब ये बात उन्होंने सुन तो ली, ये चीज़ उन्होंने बता भी दी कि भाई किस तरीके से वो हमारे परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन पुलिस सुप्रिंटेंडेंट को संतुष्ट करके जब वो भेज देते हैं तो फिर लाल की माँ को बुलाते हैं और पूछते हैं कि भाई लाल और लाल के मित्र आपस में क्या बात करते रहते हैं। तो लाल की माँ सारी बातें बता देती हैं कि भाई वो बहुत हंसते खेलते हैं, मुझे माँ बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं। हाँ, सरकार के विरोध में बातें करते हैं कि वो इस तरीके से मनुष्यत्व विहीन जो है सरकार है, हमें इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, ये सारी बातें। तो जब ये सारी बातें जमींदार साहब सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि लाल की माँ यह गलत है, ये बच्चे जो सरकार के विरोध में बातें कर रहे हैं ये बहुत खतरनाक है, ये उनकी जान के लिए खतरा है, उनको रोको। क्यों? क्योंकि हो सकता है भविष्य में उनकी यही गतिविधियां उनके लिए जान के लाले पड़ जाएं। ये चीज़ वो लाल की माँ को समझाते हुए बोलते हैं कि इस तरह के कार्य से क्या हो रहा है, सरकार उन्हें अपने विरोध में समझ रही है। और बाद में वो लाल को बुलाकर भी समझाते हैं कि बेटा ये सारी चीज़ें अभी बुरी हैं, तुम पढ़ लिख लो, कुछ काबिल बन जाओ, फिर ये सारे काम करना। तो इस तरीके से वो लाल की माँ को भी समझाते हैं और लाल को भी समझाते हैं, क्योंकि वो उसको लेकर फिक्रमंद हैं, लाल को लेकर, इसीलिए वो दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, लाल के मित्र आपस में क्या बातें करते थे? अब लाल और लाल के मित्र आपस में, जाहिर सी बात है वो अंग्रेज सरकार के विरुद्ध थे तो उनके खिलाफ ही बातें करेंगे। लाल का चाचा जब लाल की माँ से पूछता है कि लाल और उसके मित्र किस प्रकार की बातें करते हैं, तो लाल की माँ उन्हें बताती है कि भारत माता की तथा अन्य अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं। यानी कि वो अपनी जन्मभूमि भारत माता के बारे में बात करते हैं और भी बहुत सारी बातें करते हैं। एक दिन वे अत्यंत उत्तेजित स्वर में कह रहे थे कि सरकार लड़कों को पकड़ रही है।
वे कहते हैं कि पुलिस केवल संदेह के आधार पर ही अच्छे अच्छे परिवार के लड़कों को पकड़कर ले जाती है तथा उन्हें बहुत कष्ट देती है। वे उन बच्चों को मारते पीटते और अनेक प्रकार से सताते भी हैं। तो जब भाई क्या कहते हैं, हमारे जो जमींदार जी हैं उन्होंने जाकर तो नहीं देखा कि वो आपस में क्या बात करते हैं। लाल की माँ को बुलाया था तो उनसे बातें कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि वो जो है सरकार के विरोध में बात करते हैं कि ये सरकार जो है वो अच्छे अच्छे घरों के लड़कों को पकड़ के लेके जाती है, उन्हें बहुत कष्ट देती है सिर्फ ज़रा से संदेह पर। भाई ठीक है, संदेह है समझो, लेकिन क्योंकि अब अंग्रेज सरकार किसी भी तरह के विद्रोह को झेलना नहीं चाहती थी, इसलिए कि जिस पे भी संदेह होता था कि हाँ ये थोड़ा विरोध कर रहा है, उसको उठाकर ले जाती थी और खूब मारती पीटती थी। तो इस तरीके से वो क्या कर रही थी, लोगों को और ज़्यादा भड़का रही थी, और ख़ास तरह से जो नवयुवक थे वो तो बहुत ही ज़्यादा भड़क जा रहे थे। इससे वे लड़के पुलिस की अत्याचार और नीचता मानते हैं। उन लड़कों के अनुसार इस प्रकार की नीच हरकतों वाली शासन प्रणाली को स्वीकार करके अपने धर्म, कर्म, आत्मा तथा परमात्मा को धोखा देना है। इस प्रकार हम अपने आप को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं तथा हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ लाल और लाल के मित्र क्या बात कर रहे थे कि जैसे कि हम अगर इस सरकार की सारी बातों को मानते हैं तो एक तरीके से अपने अस्तित्व से हम इनकार कर रहे हैं। वो लड़कों को जिस तरीके से पकड़ के लेके जा रही है, जिस तरीके से प्रताड़ित कर रही है, तो वो तो इस तरीके से किसी के साथ भी कर सकती है। तो ये एक तरीके से अन्याय है, वो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। तो एक तरीके से उसकी माँ इशारे बताते हैं कि बच्चे आपस में मिलकर सरकार के इस गलत नीतियों के ऊपर बातें करते रहते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को शिक्षित क्यों नहीं करना चाहती थी? क्योंकि देखिए ब्रिटिश सरकार की एक शिक्षा विरोधी नीति भी आई थी जिसमें उन्होंने सारी शिक्षा प्रणाली जितनी भी है लैंग्वेज इंग्लिश कर दी थी। उस समय के लोग, अब जैसे हमारे यहाँ अभी भी जो है सभी सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, हिंदी और संस्कृत को छोड़ के, लेकिन अब ये चीज़ आज के समय में हुई धीरे धीरे बदलाव के बाद। लेकिन उस समय की बात सोचिए जब यहाँ के लोग इंग्लिश जानते ही नहीं थे, तो उन्होंने पूरी सारी शिक्षा इंग्लिश में कर दी थी। तो उनका सिर्फ एक ये ध्येय था कि जो भारतीय हैं वो शिक्षा को प्राप्त ना कर सकें, क्योंकि अगर वो शिक्षा को प्राप्त करेंगे तो उनका दिमाग खुलेगा, वो बाहरी देशों को जानेंगे और वो इस तरह के विद्रोह को और ज़्यादा तेज कर देंगे। लाल की माँ लाल के चाचा को यह बता रही थी कि लाल और उसके मित्र आपस में किस प्रकार की बातें करते हैं। वह बताती है कि एक दिन लाल का एक मित्र कह रहा था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को इसलिए पढ़ाना लिखाना नहीं चाहती कि कहीं वे अपना अधिकार न मांगने लगे। अर्थात अगर पढ़ लिख जाएंगे तो लोग यहाँ के समझदार हो जाएंगे, और समझदार हो जाएंगे तो अपने अधिकारों की मांग को बढ़ा देंगे, जो कि ब्रिटिश सरकार चाहती नहीं थी कि उनके अधिकार उनको प्राप्त हों। वह कहता है कि लोग पढ़ लिख कर जागरूक न हो जाएं, इस कारण ब्रिटिश सरकार भारतीयों को पढ़ने लिखने नहीं देती तथा जो पढ़ते लिखते हैं उन्हें भी अंग्रेजी ढंग की शिक्षा दी जाती है। अर्थात वही लोग पढ़ सकते हैं जो अंग्रेजी ढंग से, यानी कि ब्रिटिश सरकार के तौर तरीके से पढ़ाई करते हैं। जो उस तौर तरीके से पढ़ाई करेंगे तो जाहिर सी बात है वो ब्रिटिश सरकार के फेवर में ही चले जाएंगे, और जो भारतीय हैं, जो अपने भारतत्व से प्यार करते हैं, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और इस तरीके से उनके विरोध में किसी तरह का कोई कदम उठेगा नहीं। इसीलिए ब्रिटिश सरकार भारतीयों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहती है। अंग्रेजी सरकार ने इस कारण ऐसे अपमानजनक तथा मानवता से रहित नीति विरुद्ध नियम बनाए हैं जिससे लोगों में वीर भावनाएं ना पनप सके तथा वे अपनी गुलामी से आज़ाद ना हो सकें। तो जो नीतियां वो अपनाती थी वो सिर्फ लोगों को शारीरिक तौर पर प्रताड़ित नहीं करती थी, वो मानसिक दबाव भी बहुत अच्छा बनाती थी कि लोग जो हैं अपनी भावनाओं को ही बाहर व्यक्त नहीं कर पाए, उनके अंदर कोई ऐसी चीज पनपे ही नहीं जो सरकार के विरुद्ध हो। यह सरकार गरीबों का शोषण कर अपनी सेना को शराब, कबाब आदि खिला पिलाकर मोटा ताजा बनाए रखती है, यानी कि भारतीय जनता को बहुत प्रताड़ित करती है, उनके हिस्से का अनाज तक ले जाती है और अपनी सेना को मोटा ताजा करती है, ताकि ये सेना जो है इन लोगों का शोषण करती है। मतलब अनाज हमारा, यहां से सब कुछ ले रही है, यहीं से बना रही है और यहीं के लोगों को प्रताड़ित कर रही है, और किसको मोटा कर रही है? अपनी सेना को, जिससे भारतीयों पर अत्याचार किया जा सके। यह सरकार धीरे धीरे इस देश में धर्म, मनुष्यों तथा धन संपत्ति को इस प्रकार नष्ट करती जा रही है जैसे जो खून चूसती है। इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार भारतीयों को पूर्ण रूप से शोषण कर रही थी। तो सिर्फ
यहाँ के लोगों को पढ़ना से ही नहीं रोकना था, उन्हें हर तरीके से दमन करना था। शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होने दो, भावनात्मक रूप में मजबूत नहीं होने दो, यानी कि उनकी जो रोजी रोटी है वो छीन रही थी, उनको कुछ भी सुख समृद्धि जो प्रदान ही नहीं, सुख सुविधाएं तो प्रदान ही नहीं हो रही थी। तो हर तरीके से वो भारतीय जनता को तोड़ने का काम कर रही थी कि किसी तरीके से उसका शासन चलता रहे। तो जैसे एक जोक होता है, शरीर पे चिपक जाता है और धीरे धीरे खून चूसता रहता है, तो ब्रिटिश सरकार को उस जोक की भांति बताया गया है जो भारतीयों के शरीर पर चिपक गई थी और उन्हें जो है पनपने ही नहीं दे रही थी। हर तरीके से उनके शरीर में जो कुछ था वो भी लिए जा रही थी। तो हमारा देश भारतीय जो हमारी क्या कहते हैं देश है, वहाँ पर अंग्रेज़ों से आने से पहले ये सोने की चिड़िया कहलाता था, अर्थात ये बहुत संपन्न देश हुआ करता था। लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने इसे हर तरीके से लूटने की कोशिश करी और अपने देश को संपन्न बनाया उन्होंने। तो यहाँ पर इतनी गरीबी, इतना लाचारी छोड़ कर गए थे वो लोग कि आज पनपते पनपते हमारा देश काफ़ी हद तक उन्नति कर चुका है, लेकिन अभी भी उन जख्मों को भरने में भी बहुत टाइम लगेगा। प्रश्न संख्या 25 है, उसकी माँ कहानी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब ये जो कहानी हमने पढ़ी है उसकी माँ, इसका संक्षिप्त परिचय हमें यहाँ पर प्रस्तुत करना है। उसकी माँ कहानी में उग्र जी ने स्वतंत्रता संग्राम में एक माँ की ममता, युवकों का अपने देश के प्रति प्रेम, समर्पण, अंग्रेजों का दमन, जमींदारों की राजशक्ति आदि का बड़ा ही हृदय विदारक चित्रण किया है। बहुत सारी फीलिंग्स निकाल के रखी हैं, चाहे नवयुवकों का हो, चाहे माँ का हो, चाहे उस समय जितनी भी सामंती शासन हो जो अंग्रेज़ों के अंडर में थे, उन सभी के बारे में भी बताया है। ये कहानी लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत करती है। ये कहानी ये रूस के महान लेखक मैक्सिमम गोर्की की महान रचना माँ की याद दिलाती है। ये कहानी भारत माता और माँ दोनों की ओर हमारा ध्यान लाती है कि भाई एक भारत माता तो बुरी तरीके से घायल थी इन अंग्रेज़ों की वजह से, मगर इन अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जो नवयुवक कार्यरत थे उनकी माएँ भी कितना दुखों को झेल रही थी। ये भी मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी इसमें थे उन्होंने तो बहुत कष्ट झेले ही झेले, मगर उनके परिवार वालों ने भी कम कष्टों को नहीं झेला। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण ये अत्यंत मार्मिक बन पड़ी है। तो ये कहानी जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमें लाल की नहीं उसकी माँ की स्थिति के ज़ारे पता चलता है कि जो लोग सरकार के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे थे उन्हें तो सरकार हर तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही थी, उनको यहाँ तक कि जो है मृत्यु दंड दे तक दिया है, और उसके पीछे जो उसके घर वाले थे उनको कितना कुछ झेलना पड़ा, ये सब भी हमें इस कहानी के माध्यम से पता चला। और इसका ऐसा चित्रण किया है कि ये दिल को एकदम छू जाती। खास तौर से जब हम लाल का पत्र पढ़ते हैं तब तो हमारे एकदम रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। हमें एहसास होता है कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए यहाँ के लोगों ने कितने कष्ट सहे हैं यहाँ, और उन्होंने तो कष्ट सहे, उनके परिवार वालों ने भी कितने कष्टों को सहा है ना। तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इस तरीके के सभी चैप्टर्स, सभी सारे पैटर्न्स को समझ सकते हैं। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की 100% फ्री एजुकेशन देता है। आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर आकर निश्चिंत होकर आप जितने चाहें उतने वीडियो देखिए, जितनी बार देखना है उतनी बार देखिए, और आप ये के लिए ये 100% निःशुल्क है, मतलब कोई पेमेंट नहीं करना। लेकिन ये सभी प्री वीडियोस आपको मिल रहे हैं यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे, और हमारा ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो आपको यहाँ तीनों जगह पे ही निःशुल्क मिलेंगी। लेकिन जब आप हमारी वेबसाइट पर और आप हमारे ऐप पर आएंगे तो यहाँ पर आपके लिए हर एक चीज़ बहुत सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज की गई है, ताकि आपको यहाँ पर सही टॉपिक, सही चैप्टर, सही सब्जेक्ट ढूंढने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर या एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जाने पर भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए हमने हर एक चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज की है। यहाँ पर आते ही आपको अपना मीडियम सेलेक्ट करना है, क्लास सेलेक्ट करनी है,
सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, बुक सेलेक्ट करनी है, चैप्टर सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप चैप्टर सेलेक्ट करते हो, हर चैप्टर को हमने कई पैटर्न के मेथड से समझाया है, जिसमें आपका चैप्टर भी कवर अप होता है और हर तरीके के क्वेश्चंस भी कवर अप होते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको कराते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन, उसके बाद आता है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, फिर है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पैटर्न हम हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के साथ फॉलो करते हैं, जिससे आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अलावा आपके फाइनल एग्जाम्स के दौरान मैग्नेट बेन सैम्पल पेपर्स हैं, आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। बोर्ड क्लासेस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो होते हैं, लाइव सेशंस होते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं, बहुत सारे रिवीजन वीडियोस होते हैं। तो इस तरीके से पूरे साल जब हम आपको पढ़ाई कराते हैं, उसी के साथ हम एग्ज़ाम्स के दौरान भी आपका पूरा प्रिपरेशन अच्छे से कराते हैं, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आते रहिए। मिलेंगे अपने अगले चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।